नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। और भाई प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्टार्ट कर दें? हाँ सर जी, कर दो। तो आ जाओ भाई। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन नंबर 16 की। अब सेक्शन तो उसमें देख लिया था हमने। रूल्स के अंदर एक नई बात और बतानी बाकी है। तो आइए जरा चलते हैं सेक्शन 16 से संबंधित जो हमारे रूल्स हैं उनकी चर्चा करने के लिए। सारी बातें पहले से पता है, बस एक चीज नहीं आएगी। पढ़कर देखते हैं। यहां आपका सेक्शन खत्म हो गया था, उसके बाद में रूल नंबर 36 पढ़ें। हाँ सर जी, पढ़ लो। कोनो दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल है ही नहीं सर जी। चलो ठीक है जी। कहता था डॉक्यूमेंट लो भैया। डॉक्यूमेंट में कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? इनवॉइस बताया था, डेबिट नोट भी मैंने आपको बताया था, और बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में बताया था। सारे डॉक्यूमेंट यहां मिलेंगे आपको। देखो, द इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, इंक्लूडिंग द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इतनी लाइन तुम्हारे लिए नहीं है, इंक्लूडिंग द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, आईएसटी वाला। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। क्या क्या? इनवॉइस, ओके। और क्या? एन इनवॉइस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ, ऊपर वाले बुक, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज एफ ऑफ सब सेक्शन। कितना लिखा है यहां पे? एक सेकेंड। क्लॉज एफ आ गई, और भाई साहब आपका ये सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31। अरे इतना लंबा नाम क्यों लिख रहे हो भाई साहब? सीधी बात कर दो ना, सेल्फ इनवॉइसिंग। तो हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं है रूल्स को, लेकिन फिर भी आप पढ़ने बैठ गए और कुछ इस तरह की बातें आपके सामने आ गई तो क्या होगा? इसलिए मैं रीड करा रहा हूं। सेल्फ इनवॉइसिंग, और इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हम आरसीएम के अंदर अपना क्रेडिट बुक कर रहे होते हैं। आगे है डेबिट नोट। इसके आधार पर आप क्रेडिट बुक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात चल रही है। बिल ऑफ एंट्री, अगर गुड्स इंपोर्ट किया जाता है तो उस केस में आईजीएसटी का क्रेडिट इस डॉक्यूमेंट के आधार पर बुक किया जाएगा। आखिरी वाला पॉइंट आपके लिए नहीं है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक सर जी। उसके बाद में आता है आईटीसी सब्जेक्ट टू जीएसटीआर 2। क्या बोलते हैं भला? इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ओनली इफ all the applicable particulars specified in the chapter 6। chapter 6 का मतलब आईटीसी का जो चैप्टर चल रहा है आपका, ये are contained in the said document and the relevant information। मतलब आपने अपना जीएसटीआर 2 फाइल किया हो और कॉमन पोर्टल पर जो अगले महीने की 15 तारीख तक फाइल करना होता है, ये उसकी बात कर रहा है। उसके बाद आगे बोलते हैं, ये छोड़ दीजिएगा, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, प्रोवाइसो। आगे बोलते हैं नो आईटीसी वेयर टैक्स पेड अगेंस्ट फ्रॉड एटसेट्रा। फ्रॉड के मामले हैं तो भाई साहब वहां पर आप आईटीसी बिल्कुल भूल जाइएगा। इलस्ट्रेशन देकर मैंने आपको समझा रखा है। ये पॉइंट आपके लिए नया है यहां पर आकर। अब ये पॉइंट क्या है मैं आपके लिए एलोबरेट करता हूं। कहां करूं एलोबरेट? आगे या पीछे? यहां कर दें? हाँ जी कर दो। सारा एनालिसिस एक जगह पे आ जाएगा। रूल नंबर है 36। ध्यान से देखना, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है दरअसल। रूल नंबर 36(4) के अंदर ये पॉइंट मैंने आपको बताना बाकी था इसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका यहां पर सप्लायर है और ये हो गया भाई साहब यहां पर पोर्टल, जीएसटी का पोर्टल, और ये आ गए आपके रेसिपिएंट बाबू, और यहां पर इनके भी अपने भाई पोर्टल की एक्सेस करते हैं, ये भी जीएसटी पोर्टल की। ठीक है सर जी। अब ये व्यक्ति क्या करता है कि यहां से यहां के लिए अपना ये फाइल करता है GSTR1। ठीक बात। और यहां से यहां के लिए कर देता है अपने इनवॉइस इश्यू करता है। तो इनवॉइस कुछ ऐसे इश्यू करे जिसके अंदर वैल्यू बताई गई थी 10,000 प्लस जीएसटी 1,800 रुपए का, 11,800 रुपए। और ऐसा एक दो नहीं, ऐसे इनवॉइस इश्यू किए गए थे 5 इनवॉइस ऐसे इश्यू किए गए थे।
तो 5 इनवॉइस के अंदर बंदे की जो लायबिलिटी बनती है वो बनती है 18 × 5 9,000 रुपए की लायबिलिटी बनती है। लेकिन जब इसने अपना GSTR 1 फाइल किया तो इसमें इसने सिर्फ 4 इनवॉइस ही शो किए और 4 इनवॉइस के आधार पर 1800 × 4 7,200 रुपए की लायबिलिटी इसने अपनी गवर्नमेंट को दिखा दी। मतलब 5 वाला जो इनवॉइस था उसका भाई साहब GST पेमेंट ही नहीं किया, वो दिखाया नहीं कहीं से कहीं तक। अब यहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी इसके पास में, ये GSTR 2A के रूप में ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि भाई साहब 7,200 रुपए का टैक्स भरा गया है, इतने तक का आप क्रेडिट ले सकते हैं। जब ये बंदा अपना यहां पर भरेगा GSTR 2 की जब बात करके चलेगा ये, तो ये क्या बोलेगा, बोलेगा भाई साहब कितना क्रेडिट ले सकता है, तो क्रेडिट तो वही ले सकता है जितना उसको शो हो रहा है। तो 7,200 रुपए का ITC तो ये वाला दिखा दिया, ठीक है, और इसने अपने यहां पर क्लेम कर लिया, ठीक है भाई साहब ये मेरा बनता है। लेकिन जो 5वें नंबर का इनवॉइस था उसका तो टैक्स भरा ही नहीं सप्लायर ने, और जब सप्लायर उसका टैक्स नहीं भरता है तो उस 1800 रुपए का जो 5th नंबर का इनवॉइस था, आप मुझे बताइए क्या उसका ITC इस बंदे को मिल पाएगा या नहीं? द आंसर इज नो, क्योंकि 12 कंडीशन में से एक कंडीशन ये भी होती है कि जो सप्लायर है वो अपना टैक्स टाइम पर भर दे। इसने ऐसा नहीं किया तो इसकी सजा बेसिकली यहां पर आकर इस रेसिपिएंट को मिल गई कि भैया हम आपको नहीं देंगे। अब क्या किया जाए, बड़ी समस्या वाली बात हो गई। अब कह रहा भाई साहब ये तो गलत चीज है ना, मतलब वो टैक्स नहीं भर रहा तो आप मेरी इस तरह से क्यों कर रहे हो, मतलब मुझे क्रेडिट क्यों दे रहे हो? आप देख लो मेरे पास बिल आए हुए हैं, 5 बिल आए हुए हैं, तो मैं क्या करूं, मैंने पेमेंट भी यहां पे कर रखा है पार्टी को, भाई साहब 5 बिल का पेमेंट किया है मैंने, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? जब सारे दस्तावेज मैं आपको दे रहा हूं तो फिर आपको दिक्कत कहां है? 11,800 इंटू 5 तो ये कर दिया 59,000 की पेमेंट भी मैं पार्टी को कर चुका हूं साहब, तो प्लीज आप मेरे साथ ये अन्याय मत करो। तो गवर्नमेंट ने कहा चल ठीक है, थोड़ा रिलैक्सेशन तुझे हम दे देते हैं। तो यहां पर इसके अंदर एक अमेंडमेंट आई और उस अमेंडमेंट ने पता है क्या बोला कि जितना तेरा बनता था, जितना ITC बनता था 5th इनवॉइस के संबंध में जिसका टैक्स सप्लाई ने नहीं भरा, कितना बनता था? कह रहे 1,800 मेरा बनता था। कह रहे कि ये वाला अमाउंट और 10% ऑफ 7,200 जो तेरा GSTR 2A दिखा रहा था वो कर जरा कितना आया? मैंने कहा भाई साहब ये आता है 720 रुपए। तो कह रहा विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो भी कम आ रहा हो तो उतने का ITC बुक कर सकता है, इतने का ITC तो बुक कर सकता है 720 रुपए का। तो इस तरह से इस व्यक्ति के पास पूरा क्रेडिट कितना हो गया मालिक? सर जी ये हो गया 7,200 और 720, जरा जोड़ना कितना आया? ये सारा जोड़ने काम भी मुझे ही करना पड़ता है, प्लस 720, ये आ गया 7,920 रुपए का फाइनल टोटल क्रेडिट इस बंदे को दे दिया जाएगा। तो आई बात समझ में? शुरुआती दौर में प्रोविजन यही था कि अगर सप्लायर किसी पर्टिकुलर इनवॉइस का टैक्स जमा नहीं कराता है तो आपको एक धेले का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन ये दे दिया गया है कि जितना तेरा उस इनवॉइस के संबंध में बनता था, 1800 बनता था जो सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा, और जो तेरा एलिजिबल क्रेडिट जो GSTR 2A में दिख रहा था उसका कर दे तू 10%, विच एवर इज लोअर, उतना तक तू बुक कर सकता है। तो ये तो तेरा क्लीन चिट था 7,200, 720 और ले ले 7,920 रुपए का पूरा क्रेडिट तू बुक कर सकता है। तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है माय डियर। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाई रजिस्टर्ड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ, किसके संबंध में? इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स the details of which have not been uploaded by the supplier। सप्लायर ने GSTR 1 के अंदर जिसकी डिटेल नहीं दी है, यानी कि ये बात कर रहा है आपसे जो 5th नंबर का इनवॉइस था उसकी बात कर रहा है जिसके संबंध में आपका 1,800 रुपए का अमाउंट बनता था।
shall not exceed 20%। 20 सर आपने 10 बताया था, पहले ये प्रोविजन था ही नहीं, जब आया तो 20% के साथ आया, और अभी नवंबर 2020 एग्जाम के लिए ये 20% भी अमेंड होकर 10% कर दिया गया है। फर्दर इसमें अमेंडमेंट आई हुई है। 10% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट्स डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर, यानी कि जो आपको GSTR 2A के अंदर शो कर रहा था उसका 10%, यानी कि 7,200 का 10% 720 आ गया। तो 720 ये वाली फिगर और 1,800 वाली ये फिगर, इन दोनों में जो भी कम हो, क्या बोला फिर से लैंग्वेज देखिएगा, कि इस 5वें इनवॉइस के संबंध में आपका जो ITC होगा वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, 10% से एक्सीड नहीं कर सकता, यानी 720 से एक्सीड नहीं करेगा। सर अगर ये 720 की बजाय आ रहा होता, मान लो 2100 रुपए आ रहा होता, तो फिर 2100 और 1800 विच एवरेज लोअर, तो फिर आपका जो 1800 है वो आपको यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाता। फाइनल क्रक्स एंड समरी, अगर सप्लायर ने किसी पर्टिकुलर इनवॉइस के संबंध में अपना टैक्स जमा नहीं कराया है तो जितना भी टैक्स बनता था वो अमाउंट, और जितने टैक्स जमा करा रखे हैं जो आपको 2A में दिख रहे थे उसका 10%, और जो दोनों में कम हो वो आप यहां पर ले सकते हैं। ये इस बात को और ऐसे बताऊं, अल्टरनेटिव भी बताऊं, ये कहना चाह रहा है कि जो भी आपका इन एलिजिबल क्रेडिट था, जो आपको नहीं मिल पा रहा था, इन एलिजिबल था 1,800, ये पकड़ो, और जो आपका एलिजिबल है, एलिजिबल कितना था 7,200, उसका 10% ये कर लो, और विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में कम हो उतना आप यहां पर ले सकते हो। इन एलिजिबल क्रेडिट और एलिजिबल का 10%, विच एवर इज लोअर, उतना आपको और यहां पर दे दिया जाएगा। तो ये तो एलिजिबल था ही था, ये और मिल गया 720, तो टोटल मिलाकर आपका ऐसे करके हो जाता है। और बताऊं तरीका? हाँ सर, प्रैक्टिकल लाइफ में पता है इसको कैसे पढ़ते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, हालांकि वो संपूर्ण फॉर्मूला नहीं है, संपूर्ण सत्य नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ऐसे पढ़ते हैं कि जो भी आपका एलिजिबल क्रेडिट आ रहा होता है उसका 110% कर दीजिए, इस तरह के केसेस के अंदर, तो वही आपकी फिगर निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन ये फॉर्मूला पूर्ण रूप से कामयाब नहीं है, क्योंकि अगर सिचुएशन ऐसी बन गई, मान लीजिए जैसे मान लो आपका इन एलिजिबल तो बनता था आपका 1,800 रुपए, लेकिन जो आपका एलिजिबल था, जो GSTR 2A के अंदर दिख रहा था, वो मान लीजिए होता यहां पर 21,000 होता, और उसका मैं 10% करता, तो फिर आता 2100, तो क्या आपको 2100 मिल जाता? ऐसे की तैसे बनता था, मैक्सिमम बनता ही था, तुम्हारा पे किया तुमने 1,800 रुपए, 2100 तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे कैसे? विच एवर इज लोअर, जो दोनों में कम हो। तो इसलिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में लेमेन में बोल दिया जाता है फॉर्मूला कि 110% ऑफ एलिजिबल, वो ठीक नहीं है। इज इट ओके माय डियर? आई होप मैंने कई तरीके से आपको ये बात समझा दी और बात दिमाग में सेट हो गई होगी। जिसके लिए भाग रहे हो इन एलिजिबल वो, और एलिजिबल का 10% विच एवर इज लोअर, उतना आपको और दे दिया जाएगा। ओके सर जी। उसके बाद फिर आता है रूल नंबर 37 आता है। इसमें लिखी हुई सारी बातें आपको पता है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं आपको, लीगल टेक्स्ट आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिलीव कीजिएगा। ठीक है जी। कहता है फर्निश डिटेल ऑफ नॉन पेमेंट इन GSTR 2, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एनी इनवर्ड सप्लाई of goods or service or both fails to pay the supplier thereof the value of such supply along with tax payable thereon within the time limit specified so and so shall furnish the detail। ये रेलिवेंट नहीं बाबूजी, छोड़ दो, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू, ये कोई जरूरी नहीं है आपके लिए, छोड़ दीजिए आप इसे। हाँ, बिना बात की खामोखा की परेशानी देने वाला है। तो ये था आपका यहां पर आकर सेक्शन नंबर 16। एक बार फिर से बता दो पूरी कंडीशंस, 12 की 12 बड़ी जरूरी है यार। नंबर 1 सर, जब आएगा हमारे पास में ना, तो पहली शर्त यह है कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हमें या हमारे बिहाफ पर किसी और को रिसीव हो जाना चाहिए। पहले R&D शुरू से करो, और वो फ्रॉडलेंट इंटेंट वाला सर नहीं होना चाहिए, एंड सर वो ब्लॉक्ड क्रेडिट में फॉल नहीं करना चाहिए।
थोड़ा बीच में आए तो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। कैपिटल गुड्स है तो होल लाइफ इस्तेमाल होना चाहिए। कैपिटल गुड्स के संबंध में आईटीसी या फिर डेप्रिसिएशन कोई एक ही क्लेम कर पाएंगे और आगे बढ़ जाओ। जो आउटपुट सप्लाई वो हमारी नॉन एग्जेम्प्टेड होनी चाहिए। ऊपर चलो, रेसिपिएंट ने अपना टैक्स टाइम पे जमा कराया हो, इस सप्लायर के यहाँ जाओ, सप्लायर अपना टैक्स टाइम पे जमा कराए सर जी, और अगर नहीं कराया, उसने जितना जमा नहीं कराया तो जो आपका इनएलिजिबल हो गया वो और एलिजिबल का 10% विच एवर इज लोअर उतना तक और बुक कर लेंगे। और पार्टी को पेमेंट आपने 180 दिन के अंदर अंदर कर दिया हो, नहीं तो रिवर्सल कर देंगे। रिवर्सल होने के बाद अगर पेमेंट आती है तो जब जब जितनी जितनी पेमेंट आएगी तब तब उतना उतना क्रेडिट अपनी किताबों में हम ले सकते हैं। और जैसे कि आपको मैं बताऊं, एग्जाम आपका है बाबूजी नवंबर में है, तो मैंने आपके लिए रिविजनरी वीडियोस भी डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जरूर जरूर देखिएगा। करीब 10-11 घंटे के अंदर पूरा का पूरा जीएसटी आपका मैंने वहां पे पकड़ लिया है, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। तो ये हमारी बात हो जाती। तो सेक्शन 16 खत्म हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन 17। गलत सोच रहे हो, 18 पहले करेंगे, 18 उसके बाद नंबर आएगा 17 का। चलो चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो 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 भाई, चलो चलो। ये आ गया सेक्शन नंबर आपका यहां पर 17। तो बहुत बड़ा है सर जी, हाँ बड़ा है। यहां से शुरू होता है आपका सेक्शन नंबर भाई साहब ये 18, ये आ गया जी सेक्शन नंबर 18। और इसमें क्या है, सेक्शन नंबर 18 जो है, मैं आपको पहले समझा दूं पूरी बात। सेक्शन नंबर 18 के अंदर भी क्रेडिट बुक करने की बात ही हम करके चलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो रूटीन लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में जो क्रेडिट होते हैं उनकी बुकिंग की बात नहीं हो रही, बल्कि कभी कभार जब घटनाएं घटित होती हैं तो उनसे कनेक्टेड जो क्रेडिट होता है उसको यहां पर बुक करने की बात करी जा रही है। सेक्शन 18 आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है सेक्शन 18 1, 2 और 3 करके, और दूसरी तरफ 4, 5 और 6 करके आते हैं। तो पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम 1, 2, 3 के ऊपर। यहां किस तरह की बात करी गई है, यहां कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी से अगर रंगीन जिंदगी में आ जाता है, कैसी जिंदगी में, रंगीन जिंदगी में आ जाता है, तो क्या बदलाव उसके जीवन में आएंगे, ये यहां पर बात करी जा रही है। आप समझते हो ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी और रंगीन जिंदगी कैसी होती है, कलरफुल, ओके। और इसके अपोजिट अगले वाले फेज में क्या बात करेंगे, यहां इसका जस्ट उल्टा है कि अगर कोई व्यक्ति रंगीन जिंदगी जी रहा था, आय हाय 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 हाय, मार ही डालोगे, और वो रंगीन जिंदगी से कोरोना के चलते हुए ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में आ जाता है, पुराने टाइम में पहुंच जाता है। अगर वो यहां पर आकर ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में अगर पहुंच जाए तो भाई साहब क्या किया जाएगा, टेन टेन टेन। आसान सेक्शन है, आपको मजा आएगा, अच्छा है। यहां पर क्या होगा, या इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गांव से शहर की रंगीन जिंदगी में आता है तो क्या होगा, और कोरोना के चलते हुए अगर शहर से व्यक्ति वापस उसी ब्लैक एंड व्हाइट अपनी गांव की जिंदगी में, शांत जिंदगी में पहुंच जाए तो उसके ऊपर किस प्रकार के प्रभाव आएंगे, इसकी चर्चा करने के लिए आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। चलें, हाँ जी। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन का मतलब यह हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी वो है जहां पर व्यक्ति को क्रेडिट बुक करने का अधिकार नहीं था, और लाइफ के अंदर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहां से कि अब वो क्रेडिट बुक करना शुरू कर देगा। तो सोचो जरा, अगर मान लीजिए ये टर्निंग पॉइंट है, ये ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी है, तो जब यहां पर वो क्रेडिट बुक नहीं कर सकता था, किस वजह से, हो सकता है बंदे का रजिस्ट्रेशन ही ना हो सकता है कि बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम को लेके बैठा हुआ हो, पॉसिबल है। कॉम्पोजिशन में कौन से क्रेडिट मिलते हैं, नहीं मिलते। हो सकता है कि यहां पर बंदा एग्जेम्प्टेड, उसकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्टेड रही हो। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं कि जहां पर उसे क्रेडिट नहीं मिलता था, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया और वहां के बाद उसे क्रेडिट मिलना शुरू हो गया। कैसे, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आउटपुट जीएसटी भी भरेगा
और क्रेडिट भी बुक करके चलेगा। दूसरा, पहले कॉम्पोजिशन में था, अभी वो रेगुलर स्कीम में आ गया है, तो कॉम्पोजिशन में क्रेडिट नहीं मिलते, श्राप लगा हुआ है। जब यहां रंगीन जिंदगी में आएगा, रेगुलर स्कीम में आएगा, तो उसे यहां पर क्रेडिट मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। या फिर पहले उसकी सप्लाई एग्जम्प्टेड थी, क्रेडिट नहीं मिलता था, अब उसकी सप्लाई टैक्सेबल हो गई है या नॉन एग्जम्प्टेड बोल लो, अब उसे क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहले नहीं मिलता था, अब मिलेगा। तो ऐसे में क्या बोलते हैं कि जो भी बचा कुचा आपके पास स्टॉक था, क्या बोला मैंने, जो भी बचा कुचा स्टॉक लेकर पोटली बांधकर आप इस रंगीन दुनिया में आ रहे हैं, उस बचे कुचे का स्टॉक का आपको यहां पर शिफ्टिंग पर क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी से जो पोटली बांध के लाए स्टॉक की, रंगीन जिंदगी में जब आओगे तो उस पोटली के संबंध में जो क्रेडिट बनता है वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आइए प्रैक्टिस करके देखते हैं अलग अलग मामलों की। पहला मैं एक केस बना के चल रहा हूं आपके सामने। बंदे ने नया रजिस्ट्रेशन कराया है और अप्लाइड फॉर विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम, यानी कि 30 डेज के अंदर अंदर जो अप्लाई करने की समय सीमा होती है उसमें उसने अप्लाई कर दिया है। तो घटनाक्रम नंबर बाबू मेरे 1 ये रहा, यह है इसका टर्निंग पॉइंट। यहां पर आकर बंदे के 20 लाख, 10 लाख जो भी बनते हैं, या 40 लाख एज द केस में भी जो भी लिमिट होती है वो यहां पर पूरी हो जाएगी और यहां से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये एरिया है उसका प्री रजिस्ट्रेशन, की रजिस्ट्रेशन जब तक हुआ नहीं था, और ये एरिया आ जाएगा इसका पोस्ट रजिस्ट्रेशन। अब सोचो जरा, जो प्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, तो क्या आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनती होगी? नहीं। क्या आईटीसी मिलता होगा? नहीं। जब खून नहीं तो आजादी नहीं। पोस्ट लाइफ के अंदर, पोस्ट रजिस्ट्रेशन में आउटपुट टैक्स बनेगा, ओ यस। आईटीसी मिलेगा, ओ यस। अब सुनो आगे कहानी। इस बंदे ने अपना इनपुट परचेज किया था अपनी इस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया के अंदर। ठीक है सर जी, ठीक है जी। यहां पर परचेज किया था, वैल्यू 1000 किलोग्राम था और 200 के भाव से था 2 लाख रुपए का। जीएसटी बनता था इस पर 36,000 रुपए का। इस प्रकार से 2,36,000 की बात थी। एंट्री करके बता सकते हो? फिर से बता दो, एंट्री एग्जाम में नहीं आएंगी, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं एंट्री करता हूं कभी कभी। तो सर चूंकि इस फेज में रजिस्ट्रेशन तक नहीं था तो क्रेडिट तो बुक करने की सोच भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि जो जीएसटी हमने अपनी परचेज पर पे किया था वो हमारी कॉस्ट का पार्ट ही बन जाएगा। 2,36,000 से अपनी एंट्री पास कर दी। फिर आया आपका ये टर्निंग पॉइंट। यहां पर आकर आप लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। जब लिमिट को क्रॉस करते हैं तो वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है, और आपने कर भी दिया। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम विद इन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो कौन सी डेट से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है? रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में बताया गया था सर, ये इफेक्टिव हो जाता है द डेट ऑन विच वी आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिस दिन 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख आपके पूरे हुए थे, आपका रजिस्ट्रेशन वहीं से इफेक्टिव हो जाता है। तो यहां से इफेक्टिव हो गया, दैट्स गुड। अब यहां के बाद आउटपुट जीएसटी भी आएगा और आईटीसी भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब जब ये टर्निंग फेज था तो ये घटना कब घटित हुई? यहां लिखा है पूरा, वी नीड रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम 10/9/2020। ये घटना 10/9/2020 को हुई थी। तो यहां से 30 डेज के अंदर करवाना है। तो ऐसा अगर करवा लेते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन 10/9/2020 से ही इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है जी। अब यहां से जो शिफ्टिंग होगी, यहां से जो ये पोटली लेकर आया, पोटली लिखा है, पोपली सर नहीं लिखा मैंने, पोटली लिखा है। पोटली जब यहां से लेकर आएगा अपने बचे कुछ स्टॉक की, तो ईमानदारी से बताइए, इस रंगीन दुनिया में आकर जहां आईटीसी बुक करने का अधिकार है, क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं? यहां लॉजिक लगाओ, सोचो थोड़ा सा कि ये 600 किलोग्राम का मटेरियल जिस पर पहले से क्रेडिट बुक नहीं किया हुआ था, अब ये यहां लाकर इसे जब बेचेगा, चाहे ज्यों का त्यों बेचे या फाइनल प्रोडक्ट बनाकर बेचे, जैसे मर्जी, अब इस फेज में इसकी सप्लाई करेगा, तो बताइए उस पर आउटपुट जीएसटी देना पड़ेगा या नहीं? यस सर देना पड़ेगा। और मेरे बच्चा, जब इस पे आउटपुट जीएसटी देना पड़ेगा तो उस 600 किलोग्राम से संबंधित आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
हाँ सर मिल जाना चाहिए। तो बस यही मैं आपको समझा रहा हूं कि जो भी बचा कुचा था उसका क्रेडिट तुम्हें यहां पर आकर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। कैसे भला? अब हमने देखा भैया ढूंढो टूट पड़ो 9/9/2020 की शाम। 9/9 क्यों? क्योंकि 10 तारीख को तो ये घटना घटित हो गई है, 10/9 को। तो 9/9/2020 की शाम मतलब कि 10/9/2020 की सुबह, उस दिन जो यहां का क्लोजिंग यहां पर आकर ओपनिंग बन गया होगा ना, 10/9 को यहां पर ओपनिंग बन गया होगा। तो भैया पोर्टी में क्या क्या लेके आए हो? उन्होंने बताया देखो 100 किलोग्राम मटेरियल तो एज सच है, ज्यों का त्यों है, स्टोर रूम से उठा लाई। 200 किलोग्राम मटेरियल वो है कि काम चल रहा था, WIP में था, मशीन में फंसा हुआ था, वो यहां लेकर आए हैं। और 300 किलोग्राम मटेरियल वो वाला है जो फाइनल प्रोडक्ट में कंटेन्ड है। जैसे मान लो प्लास्टिक की कुर्सियां बना रहे हो, तो कुछ तो रॉ मटेरियल एज सच प्लास्टिक का दाना था 100 किलोग्राम, तो वो आ गया। 200 किलोग्राम वो था जो अभी कुर्सियां बन रही थी, WIP में था। और 300 किलोग्राम का रॉ मटेरियल उस फाइनल प्रोडक्ट में कंटेंट था जो आपके लेकर आ रहे हो यहां पर। तो अलग अलग फॉर्म में आपका इनपुट आपके कंट्रोल में था। इज इट ओके? यस सर। तो कुल मिलाकर मोटी बात यह है कि आपके पास 600 किलोग्राम का रॉ मटेरियल अलग अलग फॉर्म में आपके पास पड़ा हुआ था, और इसी 600 किलोग्राम की आप पोटली लेकर इधर साइड में आ गए हो। तो क्या मुझे बता सकते हो कि 600 किलोग्राम पर प्रोपोर्शनेट क्रेडिट कितना बनेगा? हाँ सर जी हम तो बता देंगे। भाई देखो 1000 किलोग्राम पे बनता था 36,000 का टैक्स, तो 600 किलोग्राम पे कितना बनेगा? सीधी बात, 36,000 का बना 1000 किलोग्राम पे, 600 पे बनेगा, प्रोपोर्शनेट कर दिया मैंने 21,600। तो यहां पर अब आप 21,600 का अपनी किताबों में क्रेडिट ले लेंगे। एंट्री क्या पास कर दोगे? सर परचेज, सर ITC डेबिट कर देंगे और परचेज को क्रेडिट यहां पे कर दिया जाएगा। तो यहां पर आकर हमने 10/9/2020 को अपनी किताबों में क्रेडिट ले लिया। मोटी और क्रक्स पॉइंट ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी से जब रंगीन दुनिया में आ रहे हो, जहां ITC नहीं ले सकते थे, वहां से ऐसी दुनिया में आ रहे हो जहां ITC ले सकते हो, तो जो भी बचा कुचा आपके पास में स्टॉक था उसके संबंध में जो आपका प्रोपोर्शनेट क्रेडिट बनता था उसे आप अपनी किताबों में ले सकते हो। और यह बताया गया है आपको सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए के अंदर। 18(1) के भी 4 हिस्से हैं, एक नहीं है। अब यहां पे आएगा आपका बी पॉइंट आएगा, 18(1)B आएगा, और यहां पर है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। अब वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन क्या होता है? बताया था मैंने आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर कि व्यक्ति अदरवाइज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन 10 लाख 20 लाख या 40 लाख के दायरे में ही है। मैंडेटरी नहीं कि भाई अब करवाना ही पड़ेगा आपको। 2-4-5 लाख का टर्नओवर था, लेकिन मन में आया मैं भी रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। बाल विवाह बोलते हैं हमें से, मम्मी मैं भी करवाऊं, मैं भी शादी करवाऊं। मम्मी अरे बेटा बड़ा तो हो जा पहले। नहीं मम्मी तो अभी करवाऊंगा। चल ठीक है, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन यहां पे करवाया जा सकता है। तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से होगा? ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशन की डेट से या जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सर जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा वहां से इफेक्टिव आपका होता है। ठीक है जी। तो मान लीजिए यहां पर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा लिया और आपको रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट था वो यहां पर आकर RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो आपको यहां पर रिसीव्ड हो जाता है। कब रिसीव हुआ? 10/9/2020 को हुआ। तो उससे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, ये तो प्री रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। हाँ सर ठीक बात है। और ये बात हो गई आपकी यहां पर पोस्ट रजिस्ट्रेशन, अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है। तो भैया यहां तो आउटपुट टैक्स भी भरने पड़ेंगे, ITC भी मिलेगा, यहां नहीं कुछ नहीं मिलता था। तो आपने यहां परचेजिंग करी थी, वही पहला वाला डेटा ही है, 1000 किलोग्राम 200 के भाव से 36,000 का टैक्स था और एंट्री ये पास कर दी होगी। ठीक है ना। उसके बाद में जब यहां पर लेकर आए हो तो पता लगा भैया रजिस्ट्रेशन तो इफेक्टिव हो गया 10/9/2020 से। तो बस ये बता दो पोटली में क्या क्या लेकर आए हो। उसने बताया ये जो मेरी पोटली यहां से आई है इसमें 600 किलोग्राम का रॉ मटेरियल है जो अलग अलग फॉर्म है। हमने कहा फॉर्म मत बताओ, पूरा कितना है? कहा 600। कुछ एज सच रॉ मटेरियल है, कुछ WIP के रूप में कंटेन्ड है, कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट जो भी फैक्ट्री में पड़े हुए हैं उनमें कंटेन्ड है। तो जो भी है कुल मिलाकर 600 किलोग्राम है। अब यहां पर आकर देखो ये जो फाइनल प्रोडक्ट पीछे से आया जब यहां बेचा जाएगा इस फेज में आकर रंगीन में आकर तो GST भरना पड़ेगा ना। हाँ तो करस्पॉन्डिंग ITC मिलना चाहिए। यस, खून दे रहे हैं तो आजादी मिलनी चाहिए। जो WIP आया है आज WIP है, कल को फिनिश्ड प्रोडक्ट भी बनेगा, आज कल ही तो कल फूल भी बनेगा, फिर सेल भी होगी उसकी।
तो सेल पर जीएसटी भी भरा जाएगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट पर क्रेडिट मिलना चाहिए, यस। दूसरा, आज रॉ मटेरियल है, कल को WIP बनेगा, फिर फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील होगा, फिर जीएसटी भरा जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आईटीसी मिलना चाहिए, यस मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो 600 किलोग्राम की पोटली थी उस पर भी पहले वाले तरीके के मुताबिक ही प्रोपोर्शनेट करके चलेंगे, 21,600 फिगर आएगी और उतने का क्रेडिट अपनी किताबों में बुक कर लेंगे। कैसे भला? आईटीसी डेबिट टू परचेज यहां पे करवा दिया जाएगा। दैट्स ग्रेट, ओके सर जी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हम बात कर रहे थे 18(1)(a) के अंदर जो बात करी गई थी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इनपुट की ही बात करी गई है। सर मान लीजिए अगर कोई कैपिटल गुड्स भी पीछे से मशीनरी लेके आ रहे थे तो उसका नहीं दोगे, क्योंकि मशीनरी भी तो आ सकती है ना पीछे से कि थोड़ी सी यूज कर रखी थी, उस समय तो क्रेडिट नहीं मिला होगा। अब नहीं, सॉरी, सिर्फ इनपुट की बात करी गई है। हालांकि मेरे हिसाब से तो कैपिटल गुड्स का भी होना चाहिए था, क्योंकि मशीनरी जब पहले परचेज कर ली थी उस समय तो मुझे क्रेडिट नहीं मिला होगा, तो अब तो मिल जाना चाहिए था ना। अब जितनी उसकी लाइफ बची है कम से कम प्रोपोर्शनल करके कुछ कैसे ही करते मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। ऐसे ही 18(1)(b) के अंदर भी वो सिर्फ इनपुट की ही बात कर रहा है, कैपिटल गुड्स की बात वो नहीं कर रहा है, जबकि करनी चाहिए थी। खैर, आपकी कमी आगे पूरी कर दी है। 18(1) के सी और डी भी हैं। सी क्या बोलता है? ये कहता है सी फॉर कॉम्पोजिशन, कि बंदा पहले कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर था। सी फॉर कॉम्पोजिशन याद रखेंगे, बंदा पहले कॉम्पोजिशन स्कीम में था और फिर वो रेगुलर स्कीम के अंदर आ जाता है। सर बीच में आ सकते हैं साल में? यस, हम जानते हैं कि नॉर्मली इसके लिए जो लिमिट लगती है वो 150 करना है। से यहां पर जो लिमिट लगती है आपकी 150 लाख की लिमिट लगती है, एक 75 लाख की भी लिमिट लगती है और एक 50 लाख की लिमिट भी लगती है। अलग अलग लिमिट बेस्ड हैं। नॉर्मल एरियाज के लिए 150 लाख की लिमिट होती है, हिल एरियाज के लिए कुछ स्पेसिफाइड एरियाज हैं, 8 स्टेट है, वहां पर 75 लाख की लिमिट लगती है। जो सर्विसेज में डील करते हैं उनके लिए 50 लाख की लिमिट लगती है। तो मैं किसी एक लिमिट को पकड़ लेता हूं, 150 लाख। तो उसमें यह बोला जाता है कि अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 150 लाख तक अगर आपका सी में था, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में वेलकम, आप कंपोजिशन स्कीम के हकदार हैं। लेकिन ठहरिए, स्टॉप, कंपोजिशन के हकदार तो बन गए हैं, पर कब तक रहोगे? पिछले साल में 150 लाख था, तो कंपोजिशन के हकदार तो बन गए, एलिजिबल तो हो गए, पर कब तक रहोगे? जब तक करंट फाइनेंशियल ईयर में आपके 150 लाख पूरे नहीं हो जाते। तो मान के चलिए हम यहां पर एलिजिबल थे और यहां पर आकर साल के बीच में 10/9/2020 को आके हमने अपना ये जो 150 लाख का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। इसका मतलब ये हो गया कि इससे पहले जब हम कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर थे, कॉम्पोजिशन मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी, जहां पर कोई किसी प्रकार का आईटीसी नहीं मिला करता था। हालांकि यहां पर आउटपुट टैक्स जरूर जाते हैं, 1%, 5%, और अगर सर्विस सेक्टर वाला होता है तो 3 और 3 6% का जाता है, परंतु आईटीसी नहीं मिलता है, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही इस प्रकार की स्कीम की डिमांड करी थी कि भाई साहब हमें ऐसी स्कीम दे दीजिए आप, जिसमें सिंप्लीफाइड तरीके से हम टैक्स भर सकें। उसके बाद में जो अब यहां पर रंगीन दुनिया में जब ये आएगा, यहां रेगुलर स्कीम के अंदर जैसे ही वो आएगा तो यहां पर आकर आईटीसी वगैरह मिलने शुरू हो जाएंगे और जीएसटी भी नॉर्मल रेट से भरेगा, लाइक 5%, 12%, 18%, 28%, जो भी है नॉर्मल रेट से टैक्स भरेगा और अपना जो आईटीसी बनता है वो भी क्लेम करके चलेगा। तो यहां पर आकर मैं लेके चल रहा हूं कि मान लीजिए बंदे ने इस अपने ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी के अंदर कुछ इनपुट्स वगैरह परचेज किए थे। फिगर तो वही है साहब, वही 2 लाख रुपए के 1000 किलोग्राम मटेरियल था, ऐसे करके एंट्री पास कर दी, क्योंकि बेचारा उस समय क्रेडिट नहीं ले सकता था। ठीक है, फिर जैसे ही लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट आता है तो जय जयकार होने लगी कि ठीक है अब आपको 10/9/2020 से क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। बस आप ये ढूंढो कि आप पोटली में क्या क्या लेकर आ रहे हो, पीछे से ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी से गांव से शहर में कितनी पोटली में ब्रीफ केस में क्या भर के लाए हो, उसमें जितना भी आपका सामान भरा हुआ है उसका हम आपको प्रोपोर्शनल जो उसके हिस्से का बनता है वो क्रेडिट दे देंगे। क्योंकि यहां पर आओगे तो अब आपको उस स्टॉक के ऊपर जो पीछे से लेकर आए हो उस पर आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आकर स्टॉक जो पाया गया 9/9/2020 की शाम कह लो या 10/9/2020 की सुबह कह लो, यहां पर जो आया वो अलग अलग फॉर्म में आपके पास 600 किलोग्राम का स्टॉक था। तो 600 किलोग्राम का प्रोपोर्शनेट बनता है
21,600 रुपए, तो आप उतने तक का क्रेडिट अपनी किताबों में ले सकते हो। ठीक है साहब। अब यहां पर आकर बाबू इन्होंने एक बात और बोली है कि जो 18(1)(c है ये इनपुट के साथ साथ हवा के साथ साथ ये कैपिटल गुड्स के लिए भी है। यहां पर जो आप मांग रहे थे, रियायत जो मांग रहे थे कि भाई उसके लिए भी होना चाहिए, तो वो भी यहां पर शामिल हो गया है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी। भला क्या प्रॉब्लम? ये आएगी कि मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीद रखी थी, एसी खरीदा था पुराने टाइम के अंदर, ठीक है, और एसी आपने कुछ यूज कर लिया, 1.5 साल यूज कर लिया था, और उस एसी को लेकर भी आप यहां पर आ गए हो, इस रंगीन दुनिया में आ रहे हो, तो क्या आपको उस एसी के संबंध में पूरा क्रेडिट मिल जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, या फिर प्रपोर्शनेट मिलना चाहिए? सर प्रपोर्शनेट मिलना चाहिए। जितना यूज कर लिया उसे छोड़ो, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी का, जो भी उसकी बची कुची लाइफ है सर, बचा कुचा जो भी बची कुची लाइफ है उसकी, उसके संबंध में निकाल लो कितना बनेगा। अच्छा, मशीन में और रॉ मटेरियल में फर्क होता है। जो रॉ मटेरियल्स होती हैं वो किलोग्राम वगैरह में मेजरमेंट होता है, और उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि भाई इतना खरीदा था, इतने किलोग्राम बचा हुआ है। लेकिन मशीन तो एक ही थी भाई साहब, कुछ यूज हो गई, कुछ बाकी है। अब उसमें प्रोपोर्शनेट कैसे करोगे? क्वांटिफाई तो कर नहीं सकते, क्वांटिटी वाइज तो एक ही है, वो लाइफ वाइज उसकी वैल्यू डिग्रेड हुई है, वैल्यू कम होती है। तो यहां पर आकर इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला कैसे इजाद किया मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला इजाद ऐसे किया इन्होंने कि इन्होंने कैपिटल गुड्स जो है उसकी जो लाइफ है वो डीम्ड करी है, मानी है कि भाई अब एक्चुअल में कितनी है इस डिस्प्यूट में नहीं पड़ेंगे। डीम्ड लाइफ मानी है 5 साल की। अगर 5 साल की लाइफ है तो मुझे आप बताइए उसका पर एनम डेप्रिसिएशन जो होगा वो कितना आ जाएगा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करके चलूं तो ऑन एन एवरेज पर एनम उसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? सर 20% आएगा अगर उसकी लाइफ 5 साल है तो। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बताओ जरा उसका पर क्वार्टर कितना आएगा? पर क्वार्टर कितना डेप्रिसिएशन आएगा? सर पर क्वार्टर आएगा 5% पर क्वार्टर, यहां पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो बस इन्होंने यही पकड़ा कि जो भी आप लेकर आ रहे थे कैपिटल गुड्स 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, ये तो नॉर्मल सी वर्डिंग है, और पार्ट देयर ऑफ, तो इतना तो उसमें से काट लो, और जो बचता है बचा कुचा उसे आप यहां पर बुक कर सकते हैं। कैसे भला? देखिए, ये कॉम्पोजिशन स्कीम थी। आपने 1/10/2019 को, आपने 1/10/2019 को ये साहब खरीदा था। और कितने का खरीदा था सर जी? ये था आपका कैपिटल गुड्स परचेज किया था और इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की थी। 18,000 का आपने यहां पर जीएसटी भर दिया था। अब क्या हुआ आगे चल के बताते हैं, रुको जरा, बताते हैं, ठहरिए, हाँ बताते हैं। तो अब आपका जो यहां पर बचता है वो क्या? तो हमने कहा भैया अब जैसे आप 10/9/2020 से नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो, तो क्या बता सकते हैं कि इसका बचा कुचा क्रेडिट कितना होगा? बची कुची लाइफ का बचा कुचा क्रेडिट। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कौन सा लॉ इसमें टकरा है? सर पहले देखो कितना यूज कर लिया। 1/10/2019 से अब देखो इसने कितना यूज यहां पर कर लिया है। सर 1/10/2019 से यूज कर लिया इन्होंने आकर 10/9/2020 तक। तो मुझे बता सकते हो इस पीरियड में कितने क्वार्टर बन गए? क्वार्टर काउंटिंग करें अगर हम तो ये आएगा जी 1/10/2019 से अगर किया जाए 10/9/2020 तक, 10/9/2020 तक क्वार्टर कितने क्वार्टर? अब क्वार्टर काउंटिंग के लिए आपको परिभाषा पढ़ाई गई थी क्वार्टर की, और क्वार्टर की परिभाषा क्या थी? अगर मैं यहां पर देखा पाऊं आपको कि क्वार्टर किसे कहते हैं, वो नहीं जो आप सोच रहे हो, वो वाले क्वार्टर की बात नहीं कर रहे हम। क्वार्टर की डेफिनेशन आपकी हमने बताई थी यहां पर। ये वॉल्यूम 1 मैंने खोला है। LMNOPQ, क्यू मतलब क्वार्टर। आजा मेरे क्वार्टर। ये रहा क्वार्टर की डेफिनेशन मिल गई मुझे। तो ये वॉल्यूम 1 के अंदर डेफिनेशन के चैप्टर में क्वार्टर की डेफिनेशन बताई गई थी। क्या भला? अ पीरियड कंप्राइजिंग 3 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर मंथ, लगातार 3 महीनों का जो पीरियड होगा वो आपका क्वार्टर कहा जाएगा। अब लगातार 3 महीने, कौन से 3 महीने? क्या ये चलेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल?
अगर लगातार ये 3 महीने तो क्या एक क्वार्टर बनेगा ना, फरवरी मार्च ये नहीं बनेगा। कौन से 3 महीने, वो भी प्रीफिक्स कर दिए गए हैं, क्योंकि लाइन को आगे पढ़िएगा। क्या भला कहता है, अ पीरियड कंप्राइजिंग 3 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स एंडिंग ऑन लास्ट डे, वो वाले 3 महीने जो लास्ट होते हैं कब, लास्ट डे ऑफ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, और हां मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर पे जो अंत होता है। अब मुझे बताइए कौन सा क्वार्टर बनेगा जो कि मार्च एंड पर खत्म होता है। सर ये 3 क्वार्टर बनेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये बन गया। वो 3 महीने बताइए जो जून पे आके समाप्त होंगे, जून के एंड में आके समाप्त होंगे। सर अप्रैल, मई, जून, ठीक है जी, एक ये बन गया क्वार्टर, 2 क्वार्टर हो गए। फिर जो सितंबर में खत्म होंगे वो 3 महीने कौन से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और जो दिसंबर में खत्म होंगे वो कौन से, सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 4 आपके स्पेसिफिक क्वार्टर यहां पर दिए गए हैं। ओके सर जी, तो ये आप क्वार्टर के ब्लॉक्स बना दिए गए हैं, आप अपनी मनमर्जी कोई भी क्वार्टर नहीं बना सकते। मैं बोल जाऊं कि भैया फरवरी, मार्च, अप्रैल ये क्वार्टर नहीं है। क्वार्टर वो जो उन्होंने डेफिनेशन में बताया कि दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टर। तो यहां पर मुझे बताएंगे अब फाइनेंशियल ईयर कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके यहां पे, सर फाइनेंशियल ईयर 2 इन्वॉल्व हो गए। चलो हम करके देखते हैं जरा यहां से। तो ये कौन से क्वार्टर में फॉल कर रही होगी डेट, बता सकते हैं आप मुझे, ये डेट कौन से क्वार्टर में आ रही होगी, अक्टूबर वाली। सर ये आ रही होगी अक्टूबर, नवंबर, नहीं, क्योंकि हमारे पास क्वार्टर है। देखो हम शुरू से बताते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च ये क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अच्छा, तो अक्टूबर से शुरुआत हो रही होगी, ये उस वाले क्वार्टर में आएगा, अक्टूबर, नवंबर, और या एक काम और अच्छे से बताता हूं मैं आपको, पूरा खोल के बताता हूं इस बात को। देखो यहां पर 2 फाइनेंशियल ईयर आपके आ जाते हैं, है ना मालिक, इन दोनों डेट्स के बीच में एक आता है आपका फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा यहां पर आपका 90-20, है ना, और एक फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा आपका 20 और 90-20, 90-20 और 2021, ये आपके फाइनेंशियल ईयर यहां पर आते हैं। 2 फाइनेंशियल ईयर इन्वॉल्व हैं। तो पहले जो फाइनेंशियल ईयर है 90-20, तो इसमें कब कब बनेंगे आपके सर, अप्रैल, मई और जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जनवरी, फरवरी और मार्च। ये तो हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर, इसमें बनेंगे क्वार्टर, ठीक है। उसके बाद में फिर यहां से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, तो ये हो गया जी आपके मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये लिखना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब मुझे बताओ इस तमाम के अंदर आप कौन से क्वार्टर से आपकी स्टार्टिंग हो रही है। 1/10/2019 की जो तारीख है ये कौन से क्वार्टर में फॉल करेगी, सर ये फॉल करेगी इस वाले क्वार्टर में, राइट, यहां से फॉल करेगी ये, और कहां पर जाकर खत्म होगी सर जी, 10/9/2020, तो इसका मतलब अगली फाइनेंशियल ईयर में 10/9/2020। तो 9वां महीना कौन सा हो गया जी आपका, ये सितंबर का ना, यहां पर आकर ये आपका खत्म हो जाएगा सर जी, यहां पर आकर। तो इस क्वार्टर से लेकर इस क्वार्टर तक आपने उसका इस्तेमाल किया है। कोई डाउट इसमें मुझे बता दीजिएगा। बस क्वार्टर के प्रीफिक्स ब्लॉक्स बना दिए और आप देखो कि आपने जितना यूज किया, कौन से क्वार्टर से कौन से क्वार्टर तक आपने इस्तेमाल किया। कितने क्वार्टर आ गए, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर और 4 क्वार्टर। पर सर चौथा क्वार्टर तो पूरा नहीं है ना, वो 10/9 था। हमने कहा कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी पूरा ही क्वार्टर माना जाता है। अगर मैं कहूं कि ये क्वार्टर कौन सा चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर ये 1 जुलाई को भी बेचता ना तब भी इसी क्वार्टर में फॉल करता और ये पूरा क्वार्टर 1 क्वार्टर यहां पे माना जाता। तो आपके पड़ गए 4 क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर आपने उसे यूज किया, इज इट ओके, आपने 4 क्वार्टर उसे इस्तेमाल किया है। तो 4 क्वार्टर का मतलब ये हो गया कि जो आपका ये आईटीसी बनता था, टोटल टैक्स पे किया था आपने 18,000 रुपए का। अब इसमें से आपको घटा क्या देना है,
आपने 4 क्वार्टर इस्तेमाल कर लिया और वो कह रहे हैं कि एक तरह से डेप्रिशिएशन घटवा दिया आपसे 5% पर क्वार्टर के हिसाब से। तो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से देखोगे तो बनेगा 3,600 रुपए। कह रहे 3,600 तो काट लो और बाकी का जो बैलेंस बचता है, जो बचा कुचा है, ये क्या था आपका बचा कुचा जो था, उतने का क्रेडिट आप अपनी किताबों के अंदर बुक कर लीजिए। तो बचा था 14,400। एंट्री पास कर दूंगा आईटीसी डेबिट टू कैपिटल गुड्स। इज इट ओके? तो ऐसे करके 14,400 का क्रेडिट आप इसके संबंध में यहां पर ले सकते हैं। तो 21,600 का मिल गया था इनपुट के संबंध में और 14,400 मिल गया आपको कैपिटल गुड्स के संबंध में। तो ये इस प्रकार से कथा यहां पर हो जाती है। इसी तरह से इसमें एक और आता है 18(1) का एक और पार्ट है, डी करके आता है। डी करके आता है, चलो इसे भी देख लेते हैं। ये क्या है? एग्जेम्प्टेड से नॉन एग्जेम्प्टेड, यानी एग्जेम्प्टेड के अंदर आप आईटीसी नहीं ले पा रहे थे, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट चल रही थी, क्योंकि आप यहां पर कोई किसी प्रकार का क्रेडिट नहीं ले पा रहे थे। आपकी आउटवर्ड जो सप्लाई थी वो एग्जेम्प्टेड थी। अब यहां पर आकर क्या हुआ कि एक घटना घटित हुई, एक नोटिफिकेशन आई और उस नोटिफिकेशन की वजह से आपका जो प्रोडक्ट था अब वो यहां पर आकर हो जाता है टैक्सेबल। जब वो टैक्सेबल आपका मालिक हो गया है तो अब तो आपका आउटपुट टैक्स भी नॉर्मल रेट से जाएगा और आपको आईटीसी भी निश्चित तौर पे अवेल कराया जाएगा। तो अब देखो आप अपनी पोटली के अंदर इनपुट कितना घसीट कर लाए थे वो देख लो जरा। तो हमने कहा भैया खरीदा हमने यहां पर था जहां पर क्रेडिट नहीं मिलते थे और हमने वही, मैंने फिगर्स वही लिए 2,36,000 और 236 की एंट्री अपनी यहां पर पास कर दी गई थी। उसके बाद फिर यहां जब ये घटना घटित हुई आप एलिजिबल हो गए क्रेडिट बुक करने के लिए 10/9 को। तो ढूंढो, टूट पड़ो कि 10/9 को आप पोटली में क्या क्या लेकर आए हो। पता लगा 600 किलोग्राम मटेरियल लेकर आए हैं, तो उसका जो भी प्रपोर्शनेट क्वांटिफाई कर सकते हैं 600 किलोग्राम का प्रपोर्शनेट किया और उसका क्रेडिट आपको यहां पर लाकर दे दिया जाता है। ठीक है जी। अब यहां पर इनपुट के साथ साथ कैपिटल गुड्स की भी बात करी जाती है। इनपुट के साथ साथ आपसे कैपिटल गुड्स की बात भी करी जाती है, उसका भी क्रेडिट ले सकते हैं। वही कि जितना आपने पिछले ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में यूज कर लिया उसे छड्डो जी, उसे काट के बाकी जो बची कुची लाइफ का बचा कुचा क्रेडिट है उसे अपने पास रखो। कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया था, वही डेट मैंने वही रखी है 1/10/2019 और ये आप यहां आपका आउटपुट जो था वो आउटवर्ड जो सप्लाई थी आपकी वो एग्जेम्प्टेड थी साहब, और यहां पर आकर वो आपका नॉन एग्जेम्प्टेड मतलब कि आपकी आउटवर्ड सप्लाई जो है वो यहां पर आकर टैक्सेबल करा दी जाती है। तो अब देख लो भाई इन दोनों डेट्स के बीच में आपने कितना यूज कर लिया, जितना यूज कर लिया उतना काट के बाकी हमें दे दो। तो यहां डेट वही रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी आपका सेम पैटर्न पर 4 क्वार्टर बन जाते हैं। टोटल जो आपने टैक्स पे किया था वो 18,000 रुपए का था और आईटीसी जो यूसेज पीरियड से संबंधित 4 क्वार्टर आपके बने थे 3,600 रुपए का वो बनता था, उतना काट लो और जो बचा कुचा है उससे आप हमें दे दीजिए और जय जय श्री राधे। तो मैं एंट्री पास कर दूंगा 14,400 से आईटीसी डेबिट टू कैपिटल गुड्स और इधर आकर अपने इनपुट की एंट्री मैंने पास कर दी 21,600 की। यानी कि ये बिल्कुल सेम केस है जैसे कि 18(1) था, ऐसे ही 18(1) है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कॉम्पोजिशन से जा रहे थे रेगुलर स्कीम में और ये एग्जेम्प्टेड से जा रहे हैं नॉन एग्जेम्प्टेड यानी कि टैक्सेबल के अंदर। बाकी सारी चीज वही है। तो ध्यान दीजिए 18(1) और 18(1) में सिर्फ इनपुट की बात है और दूसरा जो 18(1) और डी हैं उनके अंदर इनपुट के साथ साथ कैपिटल गुड्स की बात भी है। और अब तक का जो महाक्रक्स अगर मैं बताऊं तो वो क्या था, वो था बाबू एक ही शब्द जिसका नाम है बचा कुचा। जो भी बचा कुचा स्टॉक या कैपिटल गुड्स था उस बचे कुचे के संबंध में जितना भी आपका रिलेटेड आईटीसी था, रंगीन दुनिया में आते ही आप उसका जो क्रेडिट है वो यहां पर बुक कर पाओगे। बस यही यहां पर महाक्रक्स दिया जाता, पर यहां पर एक चीटिंग कर दी। अच्छा पहले बताओ क्या ये रोजमर्रा की घटना है, क्या रोज रूटीन लाइफ में ऐसा होता है? नहीं सर, ये तो कभी कभार होने वाली घटना है 2, 4, 6 साल में। जैसे अब सूर्य ग्रहण का एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता, ना भूकंप का दे सकता हूं कि भाई कभी कभार 2, 4, 6 साल में आते हैं। अब तो आजकल तो रोज ही आ रहे हैं, क्या रूटीन लाइफ जीवन का हिस्सा बन गए हैं ये। तो कभी कभार होने वाली घटनाएं हैं तो उनके संबंध में हम यहां पर क्रेडिट अपना बुक कर पाते हैं। लेकिन चीटिंग क्या कर दी बताऊं? चीटिंग इन्होंने ये कर दी, यहां पर आकर बोला
कि जो भी आप इनपुट या कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट आप ले रहे हो ना, उसका इनवॉइस इस टर्निंग पॉइंट से 1 साल पुराना ही हो, उससे ज्यादा पुराना ना हो। टर्निंग पॉइंट हर क्वेश्चन में मैंने रखा है 10/9/2020 था ना, 10/9/2020 रखा है। तो आपका इनवॉइस पिछले 1 साल से संबंधित होना चाहिए, यानी कि 10/9/2019 तक का चलेगा। उससे पुराना तो भाई साहब सॉरी फिर नहीं। पिछले 1 साल की जो परचेज थी, पिछले 1 साल की जो इनपुट या कैपिटल गुड्स की परचेज थी, उन्हीं के संबंध में बात करना, बाकी की हमसे आप बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है सर जी। तो ये बात बताई जाती है आपको यहां पर आकर, आई बुकिंग ITC लास्ट डेट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस की डेट से 1 साल के भीतर भीतर ही आप अपना ले सकते हो। तो ये बोल रहा है ऐसे कि जो इनवॉइस था उसके 1 साल के भीतर भीतर, लेकिन प्रैक्टिकली तो मैं यहां खड़ा होऊंगा ना जहां टर्निंग पॉइंट था, तो यहां से चीज ऐसे पढ़ी जाएगी कि पिछले 1 साल से संबंधित जो इनवॉइस थे, पिछले 1 साल की जो खरीदारी थी, उसमें से जो बचा कुचा है उसकी अगर पोर्टली लेके जा रहे हो तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सर मान लीजिए हमारे पास 3 साल पहले खरीदा हुआ कुछ कैपिटल गुड्स था या इनपुट था और वो अब आगे यहां शिफ्ट कर रहे, सॉरी नहीं मिलेगा। पिछले 1 साल की परचेज में से कुछ आगे लेके जा रहे हो वही मिलेगा, बाकी ना मिलेगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तरीका क्या होगा, अब बात करते हैं प्रैक्टिकली थोड़ी सी। ये तो पढ़ ली आपने, लॉ थ्योरी पढ़ ली। मैंने बाबू पिछले 10-12 दिन से जीएसटी पोर्टल प्रैक्टिकल कराना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑफिस तो भाई आजकल बड़ी दिक्कत वाला काम है, तो ऑफिस का काम भी मैं आपको क्लास में ही करवाऊं और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देखिएगा। मैंने अब जरूर देखेंगे, रिटर्न का चैप्टर करवाया, रिटर्न का फाइलिंग ऑफ रिटर्न, उसका सारा प्रैक्टिकल पार्ट मैंने बताया है। जैसे आपके बैच में भी बीच में मैंने बोला होगा, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट मैंने समझा रखा। जरूर आप वो वीडियो देखेंगे। रजिस्ट्रेशन का पूरा, मजा ना आ जाए तो कहना यार, रजिस्ट्रेशन का पूरा एक्चुअल में मैंने करके दिखाया। रजिस्ट्रेशन एक्चुअल में मैंने आपको बताया, वहां पर रिटर्न कौन सा फॉर्म कब कैसे फाइल करते हैं, वो सारी जानकारी आपको प्रैक्टिकल एंगल से दी हुई है। किताब से बाहर निकल के वो वीडियो आप जरूर पढ़ेंगे माय डियर। एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स जीएसटी वो और स्ट्रांग ना हो जाए तो कहिएगा। अच्छा, तो प्रोसीजरल पार्ट क्या बोलता है, एक बात बताओ, अब ये जो आईटीसी है इसको मैं पोर्टल पे कैसे अपडेट करूंगा? किताबों में तो बुक कर लिया भाई साहब, 21,600 या 14,400 जो भी था, किताबों में तो मैंने बुक कर लिया, लेकिन पोर्टल पे कैसे अपडेट करूंगा? थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि साल पुराना इनवॉइस था, आज कह रहे हो बुक कर लो। और अच्छा सुनो, जहां पर मेरा रजिस्ट्रेशन तक नहीं था, तो जब इनवॉइस इश्यू किया गया होगा तो उस इनवॉइस के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर तो आ ही नहीं रहा होगा, कैसे क्रेडिट बुक करूंगा? क्या मैं इसे जीएसटीआर 2 में दिखा सकता हूं क्या? नहीं, जो जीएसटीआर 2 हम फाइल करते हैं उसमें नहीं दिखा सकते। कहां से दिखाओगे? वो मैचिंग होके ही नहीं आएगी, वो तो वक्त बीत चुका, निकल चुका वो वक्त। तो अब चूंकि ये स्पेशल क्रेडिट है, रूटीन लाइफ का नहीं है, तो पोर्टल पर अपडेट करने के लिए भी स्पेशल तरीका ही बताया गया है। क्या है स्पेशल तरीका? देखिए, नीड टू फाइल ITC 01 टू इफेक्ट दैट ही इज एलिजिबल टू अवेल ITC। आपको जीएसटी के पोर्टल पर जाकर एक फॉर्म भरना पड़ेगा ITC 01 करके। विद इन 30 डेज, इस टर्निंग पॉइंट के 30 डेज के अंदर अंदर, हालांकि जेन्युइन सिचुएशन लाइक कोरोना टाइप में एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, 30 का 50 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, बट ओरिजिनल टाइम लिमिट 30 डेज की। 30 डेज के अंदर अंदर एक फॉर्म भरिएगा, बताइएगा कि साहब हमारे यहां पहले ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी थी, अभी हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, हम पहले रजिस्टर्ड नहीं थे, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ, इतना सामान लेकर आए थे, ये क्रेडिट बनता था, हमने किताबों बुक कर लिया, हम आपको सूचित कर रहे हैं कि हमारे ई क्रेडिट लेजर को भी अपडेट कर दीजिएगा। ऐसी चिट्ठी बनाकर वहां देनी पड़ेगी, पूरी डिटेल के साथ में देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका क्लेम 2 लाख से ज्यादा का है तो वहां पर एक सीए का सर्टिफिकेट भी लगेगा। कैसे? सीए आकर चेक करेगा, आपके यहां पर आकर चेक करेगा कि आप जो क्लेम कर रहे हो आईटीसी, क्या ये जेन्युइन है? क्या वाकई में 600 किलोग्राम मटेरियल आपका शिफ्ट हुआ है? क्या वाकई में कैपिटल गुड्स जो आप बता रहे हो कि मैंने यहां परचेज किया था, इतना यूज कर लिया, इतना बचा हुआ है, क्या वो वाकई में घटना सत्य है? इसके लिए सीए से सर्टिफाई कराया जाएगा। अगर अमाउंट बड़ा हो तो, और बड़ा अमाउंट का मतलब 2 लाख से ऊपर की बात यहां पर करी जा रही है मालिक। ठीक है,
आइए मैं आपको एक नई चीज यहां पर दिखलाता हूं। अब मैंने आपको यहां पर थ्योरेटिकली तो बता दिया, प्रैक्टिकली देखना चाहते हो कि जो बोला जा रहा है कि भाई ITC 01 के अंदर आपका जो बनता है क्रेडिट 18(1) A का, B का, C का, D का, ये कैसे एप्लीकेशन जाती है, देखना चाहते हो? अच्छा लगेगा, दिखाता हूं। तो मैंने ये चीज शुरू कर दी बाबू पिछले 10 दिन से। कुछ भी हम बात पढ़ा रहे हैं किताब से, वो सारा आपके पोर्टल से लिंक होगा, चाहे वो रिटर्न है, रजिस्ट्रेशन है, ITC, जो भी है, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी। हालांकि आपका लेवल थोड़ा सा कम है तो आपको बड़ी बड़ी चीजें नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन जितनी जरूरी उतनी आपको दिखाऊंगा। तो आइए जरा यहां पे चलते हैं पोर्टल की तरफ। यहां आएगा हमारा GST का पोर्टल www.gst.gov.in। ये आ गया साहब, आपके सामने पोर्टल खुलकर तैयार है। और यहां पर आपको क्या करना है, देखिए ये होम, सर्विसेज, GST लॉ, डाउनलोड्स एक्सेट्रा, ये सब मिलेगा। मेरे लिए मेन काम है सर्विसेज का। सर्विसेज के अंदर क्या दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, पेमेंट है, यूजर सर्विसेज, रिफंड एक्सेट्रा। ये तो बाहरी लोगों के लिए है। इतना तक जो दिया गया है डेटाबेस बाहरी लोगों के लिए। अपने लोग कौन? अपने लोग वो जो पहले से GST में रजिस्टर्ड हैं, वो अपने लोग हैं। तो जो पहले से GST में रजिस्टर्ड है, तो कोने पे आइएगा, यहां पर दिखाई देगा लॉग इन करो। हमने कहा ठीक है जी, लॉग इन करते हैं, क्योंकि मैं तो रजिस्टर्ड हूं ना पहले से, तो मैंने यहां लॉग इन किया। लॉग इन करके बोलेगा भाई साहब यूजर ID पासवर्ड वगैरह दीजिए अपना, तो मैंने कहा मैं दूंगा। हालांकि मैं इस्तेमाल करता हूं, तो आप नीचे देख सकते हैं, यहां पर आकर दिखाई देगा आपको। मैं इसमें यूजर ID पासवर्ड अपना डालता हूं। मैंने डाल दिया, ये रहा मेरा RNV Raj_123, ये मेरा यूजर ID है। RNV इंफ्राहाइट कंपनी का नाम है, और ये पासवर्ड है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा मैं आपको। वो कह रहा भाई साहब ये डिजिट भी डालो, क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, 6844, पढ़ के बताना, 684424। तो ये है जी आपका 6844, ये ना, ये 24, हाँ यही है जी। लॉगिन कर दीजिए, कर दिया लॉगिन। तो ये है अपनों के लिए, यहां पर जानकारी अब आपको डिटेल्ड मिलेगी अच्छी खासी। ये है इसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे दिखाता है वो आपको। अब मैं लॉगिन कर चुका हूं, मेरे GSTIN से लॉगिन कर चुका हूं, मेरे GSTIN के आधार पर ही यूजर ID पासवर्ड बनता है। तो यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, मेरे तीनों लेजर की एक समरी दिखाई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, अच्छा कंपनी का नाम दिखाऊं मैं आपको, ये रही कंपनी RNV इंफ्राहाइट प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका GST रजिस्ट्रेशन नंबर है जी। सर ये क्या रहा, 08, हाँ 08 यानी कि स्टेट का कोड हो गया, ये राजस्थान में रजिस्टर्ड है कंपनी। उसके बाद अगले जो 10 डिजिट हैं AAICR635 ये और E, ये इसका कंपनी का पैन हो गया। और जो आपको दिखाई दे रहा है ये 13वां डिजिट 1 मतलब ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन, इस पेन पर पहला रजिस्ट्रेशन है। और Z और 5 ये आपके रैंडम नंबर आते हैं। ठीक सर जी। यहां पर डैशबोर्ड पे दिखा दिया कि भाई इस कंपनी के इस समय आज की तारीख में, आज तारीख कितनी है, तारीख भी दिखाएंगे आपको हम। आज की तारीख में इस डेट पर कंपनी के पास क्या बैलेंसेस हैं, ये रही तारीख आपकी। नहीं ये नहीं है, ये है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ये है आपका, इसमें कुछ नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं कंपनी के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो वॉलेट है एक प्रकार का, ये भी खाली पड़ा है। लेकिन कंपनी के पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर पड़े हुए हैं भाई साहब, यहां पर कुछ 1,24,858 रुपए IGST के, 18,578 रुपए और इतना ही अमाउंट SGST और CGST का बैलेंस पड़ा हुआ है। खैर मैं आपको वहां लाता हूं जो मैं पढ़ा रहा था। अब जैसे मैं सर्विस पे खोलूंगा तो अब देखिए टूल बार में कई सारे ऑप्शन दिख गए हैं। रजिस्ट्रेशन, लेजर जो पहले नहीं दिख रहे थे, रिटर्न, पेमेंट, यूजर सर्विसेज, रिफंड, ई वेबल सिस्टम, सब यहीं से तैयार किया जाता है। तो मैं आता हूं रिटर्न पे। जब रिटर्न पे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड, अगर मुझे अपनी कोई रिटर्न फाइल करनी होती है तो मैं यहां इस डैशबोर्ड का इस्तेमाल करता हूं। कौन से पीरियड के लिए क्या करना, GSTR 1, 3B वगैरह सब यहीं से फाइल की जाती है। फिलहाल मैं आता हूं उस पॉइंट के ऊपर जहां पर मुझे बातें आपसे करनी है। तो यहां पे आ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, ITC फॉर्म्स करके आ रहे हैं। तो मैंने इस पे क्लिक किया कि मेरा जो स्पेशल क्रेडिट है भाई साहब, मैं इस फॉर्म के थ्रू क्लेम करूंगा। किताबों में चढ़ा दिया, अब मुझे पोर्टल पर अपडेट करना है।
तो यहां फॉर्म्स आ रहे हैं GSTR1, GST ITC 01, ITC 02 ऐसे करके आ रहे हैं। ठीक है जी। तो मुझे कौन सा फॉर्म भरना है? अभी जो मैंने बताया था सर GSTR1 भरना है। तो ऑप्शन आ रहा है प्रीपेयर ऑनलाइन, मैंने क्लिक कर दिया। जैसे प्रीपेयर ऑनलाइन पे क्लिक किया है मैंने, तो यहां पर आकर बात आ गई, करा क्लेम मेड अंडर, और नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, उसे छोड़ो। क्लेम मेड अंडर, आप कौन से सेक्शन में क्लेम कर रहे हो? 18(1)B में क्लेम कर रहे हो, 18(1)D में क्लेम कर रहे हो? सर मतलब सी और वो कहां गए, ए, इनके अंदर हैं। 18(1)B पे क्लिक करता हूं तो इसमें दोनों दिख जाएंगे आपके भाई साहब। इसमें क्या दिख जाएंगे? दोनों आ जाएंगे। जो 18(1)B ऑप्शन आ रहा था, क्या लिखा है? क्लेम अंडर सेक्शन 18(1)A और 18(1)B डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट, दूसरा एंड इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, मतलब WIP, और इन फिनिश्ड गुड्स ऑन विच ITC इज क्लेम्ड, वो कह रहा है यहां पर आकर। हमने कहा ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने नीचे एक चीज और बताई है कि 18(1)B एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेयर हु हैज ऑब्टेन्ड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैन बी फाइल्ड ओनली वंस। वो आपके मतलब की चीज नहीं है, छोड़ो जी। तो यहां पर आकर ये मैं अपना करके चलूंगा जी, कोई बात नहीं है। सर अगर आपको भरना हो यहां पर इसमें काम करना हो तो जब मैं यहां पे काम करूंगा 18(1)D के अंदर, अच्छा एक चीज और देखो जरा, 18(1)B मतलब A और B दोनों आ रहे थे, तो इसमें बात करी गई थी, गौर से देख लीजिए, सिर्फ इनपुट की बात करी गई थी। इनपुट चाहे एज सच हो, सेमी फिनिश्ड गुड्स के अंदर कंटेंट हो या फिनिश्ड गुड्स में कंटेंट हो, लेकिन इनपुट की ही बात कर रहे थे। और इसमें A और B दोनों आ गए। लेकिन जब मैं D की तरफ आता हूं तो इसमें C और D दोनों आते हैं, और C और D के अंदर आप देखिएगा डिटेल्स ऑफ इनपुट, इनपुट कंटेंट सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड कैपिटल गुड्स भी यहां पर आपका लिखा हुआ है, क्योंकि C और D के अंदर कैपिटल गुड्स की भी बात करी जाती है। अब यहां पूछेंगे आपसे आकर, क्या डिटेल्स मांगेंगे कि भाई डेट ऑन विच गुड्स और सर्विसेज बिकम्स टैक्सेबल फॉर क्लेम अंडर सेक्शन 18(1), वो कट ऑफ डेट क्या है वो दीजिएगा। तो मैं बता दूंगा भाई साहब, यहां पर मेरी 10/9/2020 की मेरी डेट है। GSTIN ऑफ द सप्लायर, जिस सप्लायर से आप माल लेकर आए थे, ये वाला इनपुट या कैपिटल गुड्स, उसकी डिटेल भरो। वो जो इनवॉइस था, उस इनवॉइस की भी डिटेल यहां पर आप दे दीजिएगा। हमने कहा ठीक है साहब, सब दे देंगे। इनवॉइस का नंबर दीजिए, सप्लायर का नाम दीजिए, जिस इनवॉइस के दम पर आप क्रेडिट लेना चाहते हो। और उसके बाद में फिर आइटम्स की डिटेल यहां पर पूछी जाती है। गुड्स का टाइप क्या है वो सेलेक्ट करो, कौन सा है, कि इनपुट हेल्ड इन स्टॉक ये वाला था, या फिर आप बताइए इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स ये वाला था, या फिर कैपिटल गुड्स था, कौन सा था, जो भी है आप उसको यहां पे सेलेक्ट करेंगे। यहां पे डिस्क्रिप्शन आप उसका दे देंगे। यहां आएगी यूनिट क्वांटिटी, किलोग्राम में था, सेंटीमीटर में क्या था, तो मैं यहां किलोग्राम मेरा था तो मैं किलोग्राम यहां पे डाल दूंगा। क्वांटिटी कितनी थी भाई साहब, मेरी क्वांटिटी यहां पर 600 किलोग्राम की मेरी क्वांटिटी थी जी। वैल्यू एज पर एडजस्टेड बाय सो एंड सो, उसकी वैल्यू क्या थी और उस पर आप GST कितना क्लेम कर रहे हो, वो जानकारी आपको यहां पर दी जाती है बाबूजी। और उसके बाद फिर अगर मेरे पास मल्टीपल आइटम है तो मैं ऐड यहां पर क्लिक कर दूंगा। हालांकि अभी मैंने कॉलम भरे नहीं है, अगर जैसे मैं कॉलम भर देता हूं और ये प्लस ऐड पे क्लिक करता हूं तो एक लाइन मेरे सामने और आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल आइटम हो सकते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद मैं इसे सेव करके आगे सबमिट कर दूंगा। और इसे सबमिट करते ही मेरा जो ई क्रेडिट लेजर है, जो मुझे यहां दिखाई दे रहा होता है, ये वाला जो लेजर आता है माय डियर, ये रहा ई क्रेडिट लेजर, यहां पर मेरा जो बैलेंस है वो अपडेट करवा दिया जाएगा। यहां पर उसकी अपडेशंस आ जाएगी, जो बेसिकली मेरा होम पेज पर भी दिखाई दे रहा होता है। ये बैलेंस अपना ऑटोमेटिकली यहां पे आके बढ़ जाएगा। तो आई नीड टू फाइल ITC 01 टू क्लेम स्पेशल क्रेडिट अंडर सेक्शन 18(1). अब मुझे बताओ कि अब आप इस बात को भूल जाओगे मालिक। किताबी बातें जल्दी भूल जाते हैं, रिवाइज करनी पड़ती हैं, लेकिन पोर्टल से करी हुई प्रैक्टिकल चीजें दिमाग में ऐसी सेट होती हैं कि जिंदगी भर नहीं भूलते। मैं दावे से कहता हूं आप कभी नहीं भूलोगे कि 18(1)B में 1A और B में सिर्फ इनपुट की बात करते हैं, जबकि C और D के अंदर हम लोग कैपिटल गुड्स की भी बात करके चलते हैं। और इस प्रकार से ITC 01 फॉर्म आपका सबमिट किया जाता है। तो है ना कितना आसान काम, है ना माय डियर। सुनने में बड़ा कठिन लगता है कि ITC 0 फॉर्म में डिटेल्स देंगे वो भरा जाएगा, सुनने में बड़ा कठिन लगता है, बड़ा बोरियत सा भी लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखने के बाद में फिर चीजें बड़ी आसान आपके लिए हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। वो पता है आपसे ये भी पूछ रहा था कि इनवॉइस की डेट दो, ये करो वो करो। इनवॉइस की डेट भी आपसे मांग रहा था ना वो, है ना। तो इनवॉइस की जब डेट आपसे मांगता है तो वो ऑटो चेक कर लेता है भाई साहब। हाँ बताऊं क्या, ITC फॉर्म्स के अंदर जब बात कर रहे थे हम लोग,
तो यहां पर ये अपना यहां पर ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। कैसे कि ये बताओ आपके इनवॉइस की ये घटना कौन सी है, ये जो डेट आपकी आ रही है, ये डेट में जैसे मान लीजिए ये डेट यहां पर कर देते हैं, आज की डेट डाल देते हैं, ये 2 जुलाई आ गई है, तो हाँ 2 जुलाई तो है आज 2 जुलाई की डेट यहां पर आ गई, ठीक है जी। अब यहां से ये भी पता लग जाएगा कि क्लास कौन से दिन रिकॉर्ड की जा रही है, ऑटो पकड़ी है इसने, ये 2 जुलाई की डेट यहां पर आ गई। और इनवॉइस डेट क्या है जी आपकी, इनवॉइस डेट मैं पकड़ता हूं यहां पे चल के, मान लीजिए ये पकड़ता हूं कोई भी, ये डेट मैंने यहां पे पकड़ ली है। तो अब ये क्या करेगा कि अगर मेरी ये डेट, आज की डेट जो कट ऑफ है और मेरी इनवॉइस की डेट अगर 1 साल से पुरानी हुई, अगर इनके बीच में 1 साल से ज्यादा का गैप हुआ, तो ये एप्लीकेशन आपकी फाइल होगी नहीं, ITC 01 फाइल हो ही नहीं सकता, इस सिस्टम इसको रोक देगा। तो इसलिए बी एश्योर कि आप जो भी यहां पे सबमिट कर रहे हो डिटेल, जो भी आपकी परचेजिंग है वो 1 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आई होप माय डियर बात समझ में आ गई होगी। इस काम में थोड़ा समय तो लग जाता है, लेकिन चीज क्लैरिटी के साथ माइंड में सेट हो जाती है। आइए आगे बात करते हैं 18(1), ये 2 तो हमने पढ़ लिया था जी। 18(3) की बात करते हैं। अब 18(3) में क्या होता है, यहां पर ये कह रहे हैं भाई साहब सुनो हमारी बात कि जब कोई बिजनेस सेल हो जाता है, लीगल टेक्स्ट पढ़ना चाहोगे? जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मैंने एनालिसिस इतना शानदार करके दिया है इस चैप्टर का आपको कि लीगल टेक्स्ट में दिमाग मारने की जरूरत ना पड़ेगी। फिर भी देखना चाहो देख लो। सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, अगर प्री आरसी पीरियड था तो वहां पर जो भी आपके पास में 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन आप लेते हो, तो जो भी आपके पास इनपुट वगैरह पड़ा हुआ था उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो जो भी आपके पास इनपुट पड़ा हुआ था उसका क्रेडिट मिल जाएगा। कॉम्पोजिशन टू नॉर्मल आते हो तो जो भी आपके पास में इनपुट था या जो भी आपके पास में कैपिटल गुड्स था बचा कुचा, उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जो कैपिटल गुड्स है उसके लिए हम प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, ये परसेंटेज इस्तेमाल करके जो बचा कुचा उसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही एग्जम्प्टेड टू टैक्सेबल होगा तो वहां पर जो भी आपका इनपुट है चाहे किसी भी फॉर्म में उसकी बात करेंगे, और जो भी कैपिटल गुड्स से बचा कुचा उसकी बात करेंगे, और उसका जो बचा कुचा क्रेडिट वो ले लिया जाएगा। और ऐसे ही कैपिटल गुड्स के लिए जब बचा कुचा निकालेंगे तो वहां पर 5% पर क्वार्टर और जो उसका पार्ट देयर ऑफ होगा उसके इक्विवेलेंट हम यहां पर अपना क्रेडिट बुक कर लेंगे। राइट सर। 18(2) में क्या बोला गया है कि आपका जो इनवॉइस है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं 18(3) की, हम चर्चा करने के लिए आपसे जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ सर जी हम तो कब से तैयार बैठे। तो आजा मेरे बच्चा, एक एक चीज को पूरा एलाबोरेट करके आपको मैंने यहां पर दिया है। यह है आपका 18(3). क्या कहता है इसमें? यह कह रहा है कि जब एक बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, किसी व्यक्ति की दुकान थी, उसने दुकान बेच दी, चलती दुकान बेच दी, तो जब चलती दुकान बेच दी जाएगी, गोइंग कंसर्न बेच दी जाती है, तो क्या 10 करोड़ में चलती दुकान बेच दी तो क्या 10 करोड़ पे जीएसटी आएगा? नहीं सर, सेल ऑफ गोइंग कंसर्न जीएसटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पहली बात, जब दुकान बेची गई थी तो वो क्या था? गुड्स था, सर्विस थी, क्या था? देखो ये बात मैंने पहले भी आपसे कर चुका हूं, फिर आपको बता देता हूं। जब दुकान बेची जाती है तो भाई साहब पूरी की पूरी बैलेंस शीट होती है, पूरी की पूरी बैलेंस शीट उठकर सामने पहुंच जाती है। बैलेंस शीट के अंदर कुछ गुड्स भी होते हैं, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है, और सबकी वैल्यू लगाने के बाद वो आगे बेची जाती है। तो क्या एज ए होल पूरी बैलेंस शीट के अंदर जो सामान बेचा गया, तो क्या मैं उसे बोलूं कि ये गुड्स बेचा गया? गुड्स भी बेचा गया, पर सारा गुड्स नहीं बेचा गया है, उसमें कुछ मूवेबल और कुछ इमूवेबल दोनों, ये क्या हो गया, मूवेबल और कुछ इमूवेबल दोनों तरह की चीजें उसके अंदर मालिक इन्वॉल्व होती हैं आपकी जी। कुछ मूवेबल और कुछ इमूवेबल दोनों तरह की चीजें उसके अंदर आपकी इन्वॉल्व होती हैं मालिक। ठीक है सर जी, कोई बात नहीं। और गुड्स किसे कहते हैं? जो सिर्फ मूवेबल है उसे गुड्स कहेंगे, लेकिन मूवेबल और इमूवेबल दोनों को मिला के गुड्स बोल सकते हैं? नहीं सर, दोनों को मिला के तो सर गुड्स नहीं बोल सकते हैं। तो फिर क्या बोलेंगे? जिसको गुड्स नहीं बोल सकते
उसे सर्विस बोला जाता है, क्योंकि सर्विस की परिभाषा क्या बोलती है? एनीथिंग, कुछ भी अदर देन गुड्स। जो गुड्स की परिभाषा में नहीं आ पा रहा है उसे हम यहां पर आकर सर्विस के अंदर क्लासिफाई करके चलते हैं। तो जब सर्विस के अंदर क्लासिफाई इसको कर दिया जाएगा तो सर्विस है, सप्लाई भी बन जाएगी। लेकिन एग्जम्पशन के चैप्टर में आके आप देखते हैं जहां पर दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन, जीपीआरएस, बीआईबी का जो आखिरी बी आता है, बिजनेस संबंधी जो सर्विस आती है, तो वहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, सेल ऑफ गोइंग कंसर्न। सेल ऑफ गोइंग कंसर्न जो आपका होता है ये एक एग्जेम्प्टेड सर्विस होती है, उस पर तो जीएसटी ना लगेगा। और क्या घटना घटित होंगी? जब बिजनेस बेच दिया जाएगा तो जो नया बंदा होगा उसका परमानेंट अकाउंट नंबर अलग होगा। एम आई राइट? बोलो ना प्लीज। उसका जो परमानेंट अकाउंट नंबर होगा मालिक, वो अलग होगा। हाँ सर जी, बिल्कुल अलग होगा वो। अच्छा, जब उसका परमानेंट नंबर अलग होगा मालिक, तो क्या उसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब भी पैन चेंज होता है तो सामने वाली पार्टी को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पुराने वाले का सरेंडर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, यस, पुराने वाले का खत्म हो जाएगा, नए वाले का आ जाएगा। तो जो बैलेंस शीट थी पूरी की पूरी पुराने वाले व्यक्ति, पुराने ओनर से नए ओनर के नाम पर शिफ्ट करा दी जाएगी। एकदम ठीक है, यस। तो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर तो सारी व्यवस्थाएं कर ली। जो भी बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट था वो भी नए वाले ओनर के बुक्स में चला गया, पुराने वाले की जो लायबिलिटीज थी, एसेट थी, जो भी था, पूरी की पूरी बैलेंस शीट शिफ्ट हो गई। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर जो क्रेडिट रहा होगा, उस बैलेंस शीट के अंदर मालिक जो क्रेडिट छिपा हुआ होगा उसका क्या? जो बैलेंस शीट यहां पर है आपकी, ये यहां पर लायबिलिटीज हैं, यहां पर एसेट्स हैं। एसेट्स के अंदर आईटीसी भी होगा। तो ये जो आईटीसी है इसकी आपने किताबी एंट्री तो पास कर ली होगी, लेकिन ये आईटीसी जो है आपका लेजर में कैसे पहुंचेगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये कैसे पहुंचेगा? क्योंकि ये तो पुराने वाले रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिंक्ड था। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है ये, तो इसके नाम से लिंक होगा, इसका अपना पैन अलग था, अपना रजिस्ट्रेशन होगा, इसके रजिस्ट्रेशन से लिंक तीनों खाते होंगे जो भी मैंने दिखाए थे पोर्टल पे, ई क्रेडिट लेजर, ई लायबिलिटी रजिस्टर, ई कैश लेजर, वहां पर होंगे। तो इसके ई कैश लेजर में मान लो 2 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ था। तो ये नए वाले बंदे के तौर पे जब इसका नया रजिस्ट्रेशन यहां पर होगा, इसका अपना अलग पैन है, अपना फ्रेश जीएसटी इसने लिया है, इसके भी अपने 3 खाते खुले हुए हैं। तो यहां से शिफ्ट होकर ये अगले वाले में कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और फॉर्म का नाम है ITC 02 करके यहां पे फॉर्म भरा जाएगा, जिसके अंदर आप पूरी डिटेल्स दोगे कि साहब हमने अपना बिजनेस बेच दिया है, हमारे ई कैश लेजर के अंदर इतना बैलेंस पड़ा हुआ था, इतना IGST का, इतना CGST का, और ये सारा का सारा बैलेंस हम इस वाले नए GST रजिस्ट्रेशन नंबर पर ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहां से एप्लीकेशन भेज देंगे, और फिर वो एप्लीकेशन पहुंचेगी रेसिपिएंट के पास में कि भाई साहब ऐसा आया है तो क्या ये कर दें? वो उसे ओके करेगा, और फिर पैसा जो था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर पोर्टल पर इस खाते से उठकर नए वाले के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर ये पैसा शिफ्ट करा दिया जाएगा। आई होप माय डियर बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, जब ओनरशिप चेंज होती है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। बिजनेस की सेल कर दी हो, अमेलगमेशन हुआ हो, डीमर्जर हुआ हो, और कई सारे कारण हो सकते हैं कि ओनरशिप बदले, पैन बदल जाए, कि जो पहले था उसका पैन अलग था और जो नया है उसका पैन अलग हो गया है। तो नया रजिस्ट्रेशन, तो पुराने रजिस्ट्रेशन से नए रजिस्ट्रेशन पर ये क्रेडिट कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए बताया फॉर्म नंबर ITC 02 के माध्यम से उसे पहुंचा दिया जाएगा। इज इट ओके? और जहां तक सवाल है सेल ऑफ गोइंग कंसर्न, तो सर्विस भी है, सप्लाई भी है, नेचर देख लेंगे, कोई बात नहीं, टैक्सेबल पर्सन मिस्टर एक्स रहेगा, लेकिन इसको एग्जेम्प्ट किया जाता है और इस पर GST नहीं लगाया जाता है। इस बंदे का रजिस्ट्रेशन सरेंडर होगा और इस बंदे का नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको एक बार पोर्टल पर दिखा देता हूं इस चीज को कि ITC 02 फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है। तो आगे हम अपने पोर्टल पे, यस सर, जब पोर्टल पे हम आ जाएंगे, लॉग देने चलो अभी तो यहां पर आइए आप रिटर्न वाले पॉइंट के अंदर सर्विसेज में आ गए, सर्विसेज में रिटर्न्स पे आ गए, रिटर्न्स के अंदर आएंगे, अपने ITC जो फॉर्म्स हमारे दिए हुए हैं यहां पर आ जाइए। ITC फॉर्म्स के अंदर क्लिक किया,
और क्लिक करने के बाद ये रहा आपका GST ITC 02 करके फॉर्म आपका यहां दिखाई दे रहा है। प्रिपेयर ऑनलाइन, बड़ा आसान काम है यार, कुछ नहीं करना, वेरी वेरी सिंपल। यहां पर अगर क्या पूछ रहा है, कहता ऊपर देखो ग्रीन पट्टी पर, डिक्लेरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ITC इन केस ऑफ सेल हो, मर्जर हो, डीमर्जर हो, अमेलगमेशन हो, लीज और ट्रांसफर ऑफ ए बिजनेस अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18। सेक्शन 18 के सबसेक्शन 3 के तहत जो भी आपने सेल वगैरह किया है उससे आपको बताना है। अभी पूछा यहां पे बताओ ट्रांसफरी का जीएसटी क्या है, ट्रांसफरी का जीएसटी क्या है वो बताइए, यानी कि जो नया वाला बंदा है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आप हमें यहां पर दे दीजिएगा। तो इसका जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर डाल देंगे तो उसकी सारी डिटेल्स आगे ऑटो पॉपअप हो जाती है, उसका लीगल नेम, ट्रांसफर ट्रेड नेम वगैरह ये सारा ऑटो पॉपअप हो जाता है। मैं एक नंबर डाल के दिखाऊं आपको, दिखाता हूं कैसे ऑटो पॉपअप चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैं इसमें डालता हूं, यहां पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने निकाला आपके लिए, ये है GST 27। अब देखना जरा, आप कॉलम्स में नजर रखना, मैं GST फिल करूंगा तो उसका जो ट्रांसफरी का जो लीगल नेम है और जो ट्रांसफरी का ट्रेड नेम है वो दोनों आ जाएंगे। लीगल नेम उसे बोलते हैं जो उसके पैन कार्ड पर लिखा हुआ होता है, और ट्रेड नेम अपनी चॉइस का होता है। जैसे मान लीजिए मेरा जो लीगल नेम है वो है राजकुमार, जो मेरे पैन कार्ड पर आ रहा है, तो राजकुमार तो यहां आ जाएगा, बट मैं मेरी क्लासेस का नाम रखना चाहता हूं CA राजकुमार क्लासेस ऐसे करके, तो ट्रेड नेम मेड डिफरेंट विद द लीगल नेम, ठीक है। तो यहां पर डाके मैंने डाला ट्रांसफरी, भाई मुझे इस व्यक्ति को अपना, इवन मेरे देखो मेरे पास जो बैलेंस है अपने आप देखो ऑटोमेटिकली आ गया, इस कंपनी के पास इस समय इतना क्रेडिट अवेलेबल है CGST SGST वगैरह का। तो बस आपको क्या करना है, यहां इसमें आके उसका फिल करना है GST। तो मैं डालता हूं यहां पे 27AA 27, ये स्टेट कोड हो गया जी, ये महाराष्ट्र का है। और उसके बाद में आता है जी आपका AA, ये इसका कंपनी का पैन हो गया, इसका नाम है अराइड टेक्नोलॉजीज करके इसका नाम है, मैं बताऊं देखो सारा अपने आप आएगा। 27AA GCA एंड 526 एंड 1L 1ZG 1Z। अब G आते ही भाई साहब यहां पे ये ऑटोफिल हो जाएगा, 1ZG। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? ट्रांसफर शुड बी इन द सेम स्टेट। ओए होए 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 होए, ये तो नहीं समस्या आ गई कि आपका सेम स्टेट का आदमी नहीं है भाई साहब, इसलिए सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते यहां पर। तो अब क्या करें जी? तो अब इसके लिए तो प्रोविजन नहीं है, तो पोर्टल की दिक्कत आ गई भाई, यहां पे तो पोर्टल की दिक्कत आ गई। अब क्या करें, क्योंकि मेरे पास जो SGST वगैरह ये तो सब अपने अपने खुद के स्टेट का, राजस्थान का है ये, तो फिर राजस्थान को क्यों ढूंढते हैं? ये तो पोर्टल की प्रॉब्लम है यहाँ पे आपके, तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए GST काउंसिल को कि बताइए भाई साहब क्या समस्या आ रही है आपके लिए यहाँ पे आके। तो अब यहां पर मैं डालता हूं सेम स्टेट का। राजस्थान का मेरे पास कोई दूसरा है या नहीं, मैं एक बार चेक करता हूं जरा, राजस्थान का चेक कर, ये मुझे मिल गया यहां पर आकर, और मैं डालता हूं राजस्थान का 08 08AAA JM0 351 L1Z 6 डाल दिया 6। ये मैंने राजस्थान का नंबर डाल दिया। अब इसका जो मैं आपको बताऊं, ये है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का GST। अब मैं जैसे क्लिक करूंगा ये आ गया जी, यहां पर आप देख सकते हैं इसको। इनका जो लीगल नेम है, जो पैन कार्ड पर नेम है, वो भी है मालवीय नेशनल। ये GST डालते ही ऑटो कैप्चर कर लेता है, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आ गया, यहां पर इसका पूरा नाम आ जाता है। अब मुझे क्या करना है, डिटेल ऑफ ITC, एक तो GST डालना है ट्रांसफरी का, और यहां पर जो डिटेल है ये मुझे यहां पे डालनी है। कितना, पूरा का पूरा? हाँ जी पूरा, 18,578 ये डाल, 18,578 ये डाल दिया मैंने जी। एंड ये भी उतना ही है जी, 18,578 रुपए
और ये कितना 124,858, 124,858 ये भी मैंने डाल दिया यहां पर आकर। ठीक है, अब क्या करना है, आगे बोलता है पर्टिकुलर्स ऑफ सर्टिफाइंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट। अब यहां पर आकर अगर आपका क्लेम 2 लाख से ऊपर का बनता है तो ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अब नेम ऑफ द फर्म इशूइंग सर्टिफिकेट, अब जो फर्म है उनका नाम आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक DMA एंड एसोसिएट्स हैं, उनका यहां पे आ जाएगा जी। ठीक है, उनका जो मेंबरशिप नंबर है वो यहां पर आ जाएगा। नेम ऑफ द सर्टिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट यहां पे आएगा, और उनका जो डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट क्या था वो यहां पर आ जाएगा। जो उनका COP उन्होंने होल्ड कर रखा है वो यहां पर आ जाएगा। और जो भी CNA सर्टिफिकेट दिया है वो मुझे यहां पर उसका अटैच करना होगा। यहां जो आ रहा है ना अपना अटैचमेंट ऑप्शंस फॉर अपलोडिंग सर्टिफिकेट, JPEG या PDF फॉर्मेट अलाउड होगा और मैक्सिमम इतने तक अलाउ किया जाएगा। तो यहां पर मैं जैसे चूज फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे गैलरी के अंदर मुझे ले जाएगा, जहां पर मेरे पास पहले से फाइल होगी और मैं उसे फोटो लाइब्रेरी ब्राउज और या फिर टेक फोटो जहां से भी लेना है उसकी बात करके चलेगा। और जैसे ही यहां पर क्लिक करने के बाद मैं इसको सेव करके आगे प्रोसीड कर दूंगा ना माय डियर, बस यहां से ये पैसा लुट जाएगा और ये पैसा आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ध्यान दीजिए, CA सर्टिफिकेट तभी जरूरत पड़ेगी जब हमारा क्लेम 2 लाख से ऊपर का जा रहा होगा, वैसे करके बोला जाता है। पर सर जी यहां पर ये हमारी बात आ गई, ठीक है जी, और तो कुछ नहीं इसके अंदर नहीं। तो मैं बस आपसे ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बड़ा आसान होता है। नॉलेज आपको है, थ्योरेटिकल नॉलेज होगी कि ठीक है जी अगर बिजनेस सेल होगा तो ITC पूरा ट्रांसफर हो जाएगा नए वाले के ऊपर, लेकिन कैसे ट्रांसफर होगा वो आपको यहां पर GST डाली नई पार्टी का, अमाउंट डालिए, 2 लाख से ऊपर का CA सर्टिफिकेट लगाइए, उसका मेंबरशिप नंबर का डिटेल वगैरह दीजिए, सबमिट कर दीजिए, हो गया काम। अब क्या होगा कि हमारे E-क्रेडिट लीजर से बैलेंस उठकर सामने वाले के E-क्रेडिट लीजर के अंदर पहुंच जाएगा और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भाई डिटेल खाली कर दो, कहीं गलती से चलाना जा कुछ। हाँ सब खाली कर दो भाई साहब यहां पे आके, कि गलती से कुछ तो सारा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से हम बैक हो गए और यहां से आके लॉग आउट कर दें, चलो अभी जरूरत नहीं है। तो ये था अपना 18 ITC 02। अब यहां से देखने में बड़ा बोरियत लगता है, CA का सर्टिफिकेट सुनने में बड़ा बोरियत लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखने के बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि ये फॉर्म होता है। फॉर्म नंबर एग्जाम के लिए याद नहीं रखना, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दिल में उतर जाती हैं यार। चलें आगे और मुझे बताइएगा जरूर, जो मैं काम कर रहा हूं पोर्टल के साथ लिंक कर रहा हूं, आपको कैसा लगा ये आप जरूर जरूर बताएंगे। फाइनल वाले बच्चों से मैंने इसका फीडबैक लिया था तो उन्होंने इतना दिल से अप्रिशिएट किया, कह रहे मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आप छोटे कबूतर है ना मेरे, इसलिए कि कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। तो ये थी भाई साहब आपके ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन जिंदगी थी कि पहले हमें क्रेडिट नहीं मिलते थे, अब घटना ऐसी घटित हुई कि क्रेडिट मिलने शुरू हो गए हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट आ जाइए, अब 18456 इसके जस्ट अपोजिट बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में इसका बेस बताया था, अब इस साइड में आ रहे हैं हम कि शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं कोरोना लेकर, कोरोना की वजह से जा रहे हैं। तो रंगीन जिंदगी से ब्लैक एंड व्हाइट में पहुंचेंगे तो अब शहर से जो पोटली लेकर जाएंगे उस पोटली के संबंध में तो क्रेडिट लेके बैठे होगे ना। अब ITC फेज से नॉन ITC फेज में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है भैया, आपको ITC का अकॉर्डिंगली रिवर्सल तो करना ही पड़ेगा। कैसे भला, आइए जरा बात करते हैं। सिचुएशन क्या क्या बन सकती है सर, बड़े अच्छे से। जैसे मान लीजिए पहले हम रेगुलर स्कीम के अंदर थे और उसके बाद फिर हमारा ट्रांसफर हो जाता है कंपोजिशन में, तो पहले तो ITC मिलता था, अब नहीं मिलेगा। या पहले टैक्सेबल प्रोडक्ट में डील करते थे, पहले ITC भी लेते थे, लेकिन अब एग्जेम्प्टेड हो गया, अब तो ना मिलेगा ITC। तो इन घटनाओं में हमें कैसे काम करना है ये यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, आप मुझे जरूर बताएंगे प्रैक्टिकल पार्ट को लेकर। नंबर तो आपके पास है ही 9810012161। मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, जो भी करें, लेकिन मुझे बताइएगा जरूर प्लीज, क्योंकि अगर आपका इसमें जो फीडबैक पॉजिटिव आया तो मैं इस चीज को आपके लिए एक अलग ही लेवल पर लेकर चला जाऊंगा कि जहां पढ़ाई होगी पोर्टल से और किताब रहेगी साइड में। और जब एक बार पोर्टल से पढ़ाई होगी ना भाई साहब तो फिर कहने क्या। तो आगे आती हैं बातें, यहां पर 18(4) की चर्चा है, जिसमें कह रहे हैं कि भाई जब पहले जिंदगी थी वो रंगीन थी, नॉर्मल स्कीम में थे या टैक्सेबल सप्लाई बोलो या नॉन एग्जेम्प्टेड बोलिए,
तो यहां पर जिंदगी कैसी चल रही थी? रंगीन जिंदगी चल रही थी, मतलब कि आप आईटीसी अच्छे से ले पा रहे थे। अब यहां के बाद इधर आ गई जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट, गांव में आ गए, लेकिन गांव जैसी मौज भाई साहब कहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर जब ये आए तो यहां अब आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे, ऐसे दौर में आ चुके हैं। तो ऐसे में क्या किया जाएगा? तो जो भी यहां पर शिफ्टिंग होगी स्टॉक की, जो भी बचा कुचा, पूरे सेक्शन 18 का एक ही क्रक्स है, जो भी बचा कुचा है, तो इसके संबंध में क्रेडिट तो ऑलरेडी लेके बैठे हो चुके हो, लेकिन अगले वाले फेज में क्रेडिट का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो भी आपका क्रेडिट है वो क्रेडिट खत्म कर दिया जाएगा, सीधी बात यह है। अगर क्रेडिट पुराने फेज में दे सकते हैं तो यहां पर क्रेडिट को खत्म भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा अगर आपके पास में स्टॉक यहां बनता था, ये इतना 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 600 किलोग्राम पोटली में लेकर जा रहे थे आप स्टॉक को, तो इसके संबंध में ऑलरेडी आप आईटीसी लेकर बैठे होंगे। तो जैसे ही आप यहां पहुंचेंगे तो आप शिफ्ट करेंगे तो जो आईटीसी बैलेंस है उतना तक आपका रिवर्सल हो जाएगा, या ये कहूं कि आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। नॉर्मली फंडा क्या था, मेरी बात सुनो, अगर हमने कोई अपना क्रेडिट पहले से ले रखा है तो एक तो तरीका यह होता है कि देखो, बड़ी बात बता रहा हूं, जरा ध्यान समझना। जैसे मेरी बैलेंस शीट होती है, ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में मेरा ये आईटीसी यहां पर पड़ा हुआ था, मान लीजिए 10,000 रुपए का, और मुझे अब इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए एक तो तरीका यह है कि मैं इसमें से माइनस करूं, डिलीट मारूं 10,000 रुपए कि भाई रिवर्सल हो गया, जीरो कर दिया। एक तो तरीका यह है। लेकिन यहां से क्या होता है, जब घट जाती हैं चीजें तो ये जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली फाइनली पोर्टल पर चीज जीरो दिख रही होगी, लेकिन यह पता नहीं चला कि जीरो हो कैसे गया, उसका ट्रेल क्या था, मतलब किस तरीके से जीरो हुआ, वो एडजस्टमेंट दिखाई नहीं देती है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर रहे, इसे यहां से ना घटाकर इक्विवेलेंट एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं 10,000 की, और इस लाइबिलिटी का पेमेंट करवाने के लिए इस आईटीसी को यूज कर लेते हैं, एक दूसरे से इसको सेट ऑफ करवा देते हैं। तो उससे पता रहता है कि पहले आपने ये बुक किया था, फिर किसी कारण से एक लायबिलिटी आपकी जनरेट हुई, और फिर उसके बाद लायबिलिटी का पे ऑफ करने के लिए आपने यूज कर लिया, तो अल्टीमेटली आईटीसी तो अब भी आपका खत्म हो गया, और जब डायरेक्ट घटा रहे थे तब भी आपका खत्म ही हो रहा था। तो ये ज्यादा बेहतर पिक्चर, जिससे कि हमें पूरी पिक्चर एग्जैक्टली पता होती है कि हुआ क्या था। अगर 2 साल बाद भी इस चीज को खोलकर देखोगे तो पता लग जाएगा कि हुआ क्या था। इज इट ओके? लेकिन डायरेक्ट माइनस कर दिया तो पता नहीं चलेगा कि भाई साहब क्या हुआ था। ठीक सर जी, तो ये हमारी बातें हैं। तो बेसिकली यहां पर फंडा बोलते हैं कि उतना अमाउंट आईटीसी रिवर्स करने की बजाय उतना अमाउंट आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर देना चाहिए। आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं यहां पर आकर मालिक। ये अपना ए पॉइंट, यहां पर आपने क्या किया, कुछ इनपुट्स अपने यहां पर परचेज किए थे, ठीक है मालिक, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, और जिनकी वैल्यू वही थी 2,36,000 वैसे करके वैल्यू थी। आपने यहां पर कुछ कैपिटल गुड्स, अच्छा उस समय पे क्या था कि आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई थी वो आपकी थी नॉन एग्जेम्प्टेड, मतलब उस समय आप रंगीन दुनिया को देख रहे थे, ठीक है जी, रंगीन दुनिया को देख रहे थे। तो आपने आईटीसी उस समय तो बुक कर लिया होगा, हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, आईटीसी बुक कर लिया था और एंट्री पास कर दी कि परचेज डेबिट आईटीसी डेबिट टू बैंक करके एंट्री पास कर दी है। उसके बाद घटना आई सी, घटना सी पर आकर कोई नोटिफिकेशन आ गई और आपका जो टैक्सेबल चीजें थी उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। हे राम, एग्जेम्प्ट होते ही लाइफ शुरू हो गई ब्लैक एंड व्हाइट की। अब ना तो आपको आउटपुट जीएसटी देना है और ना ही आपको कोई फ्रेश आईटीसी मिलेगा, ये वो फेज आ गया है। लेकिन पीछे से जो पोर्टली बंद के आएगी शहर से गांव की तरफ, उसमें तो आईटीसी ले चुके हो ना। लेकिन जब वो पोर्टली यहां पर आकर बेची जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में आके बेची जाएगी, तो क्या उस पर आउटपुट जीएसटी भरना है? नहीं भरना। जब आउटपुट जीएसटी नहीं भरना तो हाउ कैन यू क्लेम द क्रेडिट? भैया वापस करो, रिवर्स करो, उस पर जो क्रेडिट ऑलरेडी ले चुके हो उसका प्रपोर्शनेट आपको रिवर्सल करना पड़ जाएगा। कैसे भला? स्टेप नंबर डी आएगा, ढूंढो, टूट पड़ो, तरीका वही है, ढूंढो कितना एस सच पड़ा है, कितना डब्ल्यूआईपी में है, कितना यहां पे पड़ा हुआ है। कुल 600 किलोग्राम था भाई साहब, रिवर्सल मारो, कितना आया? 600 किलोग्राम का प्रपोर्शनेट आता है आपका 21,600। उतने तक का आईटीसी रिवर्सल, या बेहतर और अच्छे शब्द हैं उतना तक आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। इज इट ओके? यस सर। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे उसके लिए सर जी? एंट्री बड़े अच्छे से पास करेंगे, आउटपुट लायबिलिटी में ऐड किया जाएगा। तो पहले तो आपकी ये वाली एंट्री पास हो जाएगी और उसके बाद फिर आपकी आउटपुट लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हम आईटीसी का इस्तेमाल कर लेंगे। और मुझे बताइए, इन दोनों नेट एंट्री का इफेक्ट आईटीसी रिवर्सल ही तो हुआ।
लायबिलिटी क्रिएट करके आईटीसी को उसके प्रति यूज करवा दिया, तो फाइनली इफेक्ट अपना वही निकल कर आएगा। सर यहां पर कैपिटल गुड्स की बात भी करी जाती है, यहां नहीं चूकेगा क्योंकि यहां तो सरकार उल्टा ले रही है, तो यहां कैपिटल गुड्स की बातें जरूर करेगा वो। यहां पर कैपिटल गुड्स की बातें जरूर करेगा। अच्छा जी यहां पर आपने स्टेप नंबर B1 पर एक कैपिटल गुड्स भी खरीदा था। ये उस समय खरीदा था आपने जब रंगीन दुनिया को आप देख रहे थे, उस समय खरीदा था। तो वैल्यू थी 1 लाख रुपए की, जीएसटी बनता था 18,000 रुपए का, और कैपिटल गुड्स डेबिट आईटीसी डेबिट टू बैंक की एंट्री आपने पास कर दी होगी। लेकिन अब दुनिया आगे दूसरी। अब क्या हुआ कि यहां पर आपने खरीदा कब था सर जी? ये खरीदा था 1/4/2020 को, लेकिन ये जिंदगी कब बदली? 10/9/2020 को। तो क्या आप 1/4/2020 से 1/4/2020 से लेकर मुझे चलना है कहां तक? 10/9/2020 तक। क्या आप मुझे बता सकते हैं भाई इतने पीरियड का, ये रंगीन पीरियड था, इतने पीरियड का अपने पास में रखो और जो बचा कुचा है उतना रिवर्सल कर दो, जो बचा कुचा है उसका रिवर्सल कर दो। अब यहां पर आकर इन्होंने एक गेम चेंज कर दिया। क्या भला? हम जो पढ़ते थे 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ, तो 5% पर क्वार्टर का फॉर्मूला ना लगाकर इन्होंने पर मंथ बेसिस पर प्रपोर्शनेट करवाया। पता नहीं क्यों बिना बात के पंगे लेते रहता है। बात तो अल्टीमेटली मोर और लेस वही निकल कर आती है। लाइफ पे कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ वही 5 साल मानी गई है जो पहले माना गया था। उसकी जो डीम्ड लाइफ मानी गई है वही 5 साल मानी गई है। 5 साल का मतलब 60 महीने की लाइफ मानी गई है। तो 60 महीने की लाइफ है, तो आप ये देख लो कितने महीने आपने इस्तेमाल कर लिया और कितने महीने आपने इस्तेमाल नहीं किया। जितने महीने आपने इस्तेमाल कर लिया रंगीन जिंदगी में, उतना अपने पास में रखो, बाकी बचा कुचा उसे रिवर्स कर दो। तो यहां पर क्या करेंगे, आपने जो पूरा आईटीसी जो इनपुट टैक्स भरा था खरीदते समय वो 18,000 रुपए का था। आईटीसी रिलेटेड टू 1/4 से लेकर 10/9 तक वो कितना बनता है? वो महीने कितने हो गए सर? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सब पार्ट ऑफ द मंथ को भी पूरा महीना मान के चलेंगे, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का भाई काट के बाकी का रिवर्स करो, तो 18,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 60, तो 1800 रुपए आएगा। इतना जो बचा कुचा है ये इतने तक का आपका रिवर्सल कर दिया जाएगा, या ऐसे बोल के चलूं कि आपकी आउटपुट लायबिलिटी के अंदर इतना अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा। आई होप माय डियर बात समझ में आ गई होगी। 18,123 पढ़ रहे थे तो वहां बचा कुची का क्रेडिट ले रहे थे, यहां उल्टी पोजीशन है, तो यहां पर हम जो बचा कुचा है उसे रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन एक अंतर डाल दिया है कि कैपिटल गुड्स में क्वार्टरली प्रपोर्शनेट ना करके मंथली प्रपोर्शन दिया है, और मंथली प्रपोर्शन करने वाली बात के लिए एक रूल आता है, रूल नंबर 44 आता है, उसके अंदर ऐसी बात लिखी हुई है स्पेशली। ठीक सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान था। अच्छा सर, इतना रिवर्सल करने के बाद एक महत्वपूर्ण नोट लिख रहा हूं। आफ्टर ऑल अबव, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मान लीजिए सम आईटीसी इन बैलेंस, अभी भी कुछ आईटीसी रह गया है, बेशरम कहीं का। इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी हो सकता है कुछ आईटीसी आपका बैलेंस रह गया हो। क्या करेंगे? उसका अचार डालोगे? सोचो, आप ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में आ गए हो, क्या करोगे महंगी महंगी कारों का? वैसे मुझे भी कारों का शौक था, है इवन। जब मैं बचपन में मेले में जाया करता था पिताजी के साथ में, तो वहां से मैं कुछ और लेके आता ही नहीं था, सिर्फ कारें, 4-5 कारें लेकर आया करता था और उन्हीं से खेलता रहता था। जब मैं बड़ा हुआ तो ड्रीम नहीं मरा, ड्रीम वही रहा कारों से खेलने का, और आज भी मेरे पास 5 कारें हैं। लेकिन पिछले 2-3 महीने से वो 5 कारें गैरेज में यूं की त्यों खड़ी हुई हैं। गांव जाना पड़ा, अगर मान लीजिए क्लास तो गांव से भी हो जाएगी, गांव भी है मेरा एक, क्लास तो गांव से भी हो जाएगी, स्टूडियो तो जब यहां बन सकता तो वहां भी बन सकता, क्या दिक्कत वाली बात है जी। तो इन कारों का क्या होगा भाई? सब महंगी महंगी कारों का कौन पूछ रहा है इनको गांव में? सब बेकार, सब मोहमाया है। अगर एक तो रिवर्सल हो जाएगा, रिवर्सल नहीं होगा, यहां पर बैलेंस कुछ बच जाता है तो उसे लैप्स कर जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप आगे कुछ लेके जाओगे भी आईटीसी तो क्या अचार डालोगे? क्योंकि आपकी आउटपुट लायबिलिटी है ही नहीं। अरे इसका इस्तेमाल कहां करोगे? महंगी महंगी गाड़ियां लंबे लंबे बढ़िया बढ़िया रोड पे चलती, गांव में कहां मिल रहा? कच्चा रास्ता है, नहीं चल पाएगी भाई साहब। कैसी बात कर रहे हो आप? कहीं छोड़ जाना उसे, मत लेके जाना गांव में बिना बात के। अगर कोई आईटीसी का बैलेंस स्टिल इतनी बेशर्मी के बावजूद भी, इतने रिवर्सल के बावजूद भी कुछ बच गया, खत्म, रिवर्स, लैप्स, खत्म, डेड, कुछ नहीं है उसका जी। ठीक सर, यह था आपका यहां पर
18(4) आपने यहां पर पढ़ा। एक बार नजर डाल लेते हैं 18(4) क्या बोलता है आपका लीगल कंटेंट। 18(4) ये रहा 18(4), वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन, जब कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति हु हैज अवेल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑप्ट टू पे कॉम्पोजिशन स्कीम। अच्छा, मतलब वो रेगुलर स्कीम ऑप्ट टू, ही हैज अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑप्ट टू पे अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10 में कॉम्पोजिशन आती है, रेगुलर स्कीम टू कॉम्पोजिशन स्कीम में आता है, या फिर उसका प्रोडक्ट होली एग्जेम्प्ट हो जाता है, मतलब कि पहले टैक्सेबल प्रोडक्ट होता था उसका और टैक्सेबल से अब वो कन्वर्ट हो गया है एग्जेम्प्टेड के अंदर। तो वैसे हालात में क्या करेंगे, मतलब मोटी बात यह है कि जब रंगीन जिंदगी से ब्लैक एंड व्हाइट में जाओगे तो क्या होगा। तो ही शैल पे एन अमाउंट, आहा, एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट करा दी। इंस्टेड ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी, एक न्यू लायबिलिटी यहां पर आपके लिए क्रिएट करवा दी गई है। एक न्यू लायबिलिटी यहां पर आकर मालिक क्रिएट करवा दी जाती है। क्या बोलता है उसके अंदर, सुनो जरा हमारी बात। कहता है ही शैल पे एन अमाउंट, ओहो, बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आईटीसी का इस्तेमाल करेगा और जैसे ही लायबिलिटी के लिए इस्तेमाल होगा तो इसकी ऐसी की तैसी, दैट इज ऑटोमेटिकली ये रिवर्सल ही तो हो गया। लेकिन ट्रेल पता लग जाएगा कि हुआ कैसे कैसे था। 2 साल बाद भी देखेंगे तो दिखेगा कि ऐसे ऐसे हुआ था यह बात। और कुछ बचता कुछ था तो कैश का भी इस्तेमाल उसमें करेंगे। जैसे मान लीजिए लायबिलिटी आई थी आपकी 10,000 की, आईटीसी बैलेंस 6,000 पड़ा हुआ था, तो बाकी 4,000 आपको कैश में पे करना पड़ जाएगा। ठीक सर जी। एंड उसके बाद माय डियर फिर क्या करना है, अरे वो भी बता रहे हैं फिर क्या करना है। फिर आपको यह करना होगा यहां पर आकर इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट इनपुट टैक्स वगैरह जो भी आपका स्टॉक में पड़ा हुआ था, जैसे भी था, या जो भी आपके कैपिटल गुड्स थे, रिड्यूस्ड बाय सच परसेंटेज पॉइंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और यहां पर वो पर मंथ के हिसाब से प्रपोर्शनेट किया जाता है, पर मंथ प्रपोर्शन किया जाता है। ठीक है, और बाकी कुछ बच गया तो इतनी बेशर्मी झेलने के बाद कुछ बच जाता है तो वो आपका आईटीसी लैप्स कर जाएगा। गाड़ियों को ही छोड़ जाना, गांव में ले जाने की जरूरत नहीं है। गांव में गए और वहां भी गाड़ियां चलाई, अरे भाई साहब वहां तो बैलगाड़ी चलती है, भैंसा बुग्गी चलती है वहां पे, पता है आपको। आप देखिए गांव की लाइफ, मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत ज्यादा। मेरा बस चले तो वहीं रहना शुरू कर दूं। प्रकृति से बड़ा प्यार है मुझे, खेत खलियान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, मैं भावुक ना हो जाऊं। ये पांचवा क्या, 18 का 5, ये कोई रेलिवेंट नहीं है। कैसे, 18 के 5 बोला, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 1 एंड अमाउंट पेबल अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी कैलकुलेटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। नॉट रेलिवेंट, हाँ ठीक है, हम प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉट रेलिवेंट। 18(5) नॉट रेलिवेंट। 18(6) आखिरी आता है आज की क्लास का, और ये सेक्शन का भी आखिरी पॉइंट है यहां पर आकर। क्या भला, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। माय डियर, मैं आपको फिर से बता दूं, फाइनली आपको लर्न जहां से चीजें करनी है वो कॉम्पैक्ट बुक निकाली हुई है मैंने, मेरी वेबसाइट crajkumar.com, वहां जाइएगा, टैब है एक फ्री रिसोर्सेज का, उस पर क्लिक कीजिएगा, उसके अंदर लिस्ट देखिएगा, वहां मिलेगी आपको कॉम्पैक्ट बुक फॉर सीए इंटरमीडिएट। बड़ी शानदार बुक है, मुंह से आह और वाह ना निकले तो कहिएगा। 18(6), पहले मैं एनालिसिस पार्ट पे आता हूं बाबू, और वहां से देखते हैं चीजों को क्या निकल के आती हैं। 18 का 6, 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 आजा आजा, ये क्या, ये आ गया कि आपको सेक्शन 17 ने बोला था, अरे कैपिटल गुड्स अगर लिख के आते हो ना भाई, तो ताउमर भाई उसे आप इस्तेमाल करना बिजनेस पर्पस के लिए, तो वही तो आईटीसी सही सलामत रहेगा भाई। लेकिन भाई अगर आपने बात ना मानी ना तो ऐसी की तैसी, बात ना मानी तो ऐसी की तैसी। क्या भला, आप सुनो जरा, मैं आपके लिए केस बना रहा हूं, जवाब दीजिएगा जरा उसका।
एक घटनाक्रम यह था कि 1/4/2018 को कैपिटल गुड्स लेकर आते हैं, वैल्यू ये थी, जीएसटी इतना बनता था। ठीक सर जी, ये घटनाक्रम नंबर आ गई आपकी फर्स्ट। फिर क्या हुआ, आपने इसका क्रेडिट बुक कर लिया, वेरी वेल डन। आईटीसी 36,000 रुपए का आप बुक करके बैठ गए हैं, ठीक है सर जी। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने घटनाक्रम नंबर सी पर आकर भाई साहब अपने उस कैपिटल गुड्स की एस्थेसी कर दी। मतलब आपने उस कैपिटल गुड्स को 10/3/2020 को बीच में ही आपने उसे बोल दिया अलविदा, जा सिमरन जा जी ले अपनी। 1/4/18 को लेके आए और 10/3/2020 को आपने उसे कह दिया अलविदा, बीच में ही वादा तोड़वा दिया, उसकी सप्लाई आपने आगे कर दी है। जब बीच में वादा तोड़ोगे तो क्या सरकार आपको पूरा क्रेडिट दे देगी? आप तो आधा इस्तेमाल कर रहे हो या थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहे हो, सरकार क्रेडिट तुम्हें पूरा दे देगी। लॉजिकल सी बात है यार, क्यों देगी पूरा? बताइए, पूरा क्रेडिट मिल जाएगा क्या? फीस दी तुमने पूरी और लेक्चर दूं तुम्हें आधे, ऐसे कैसे चलेगा? तो सरकार ने क्रेडिट दिया पूरा, यूज कर रहे हो आप उसे कम समय के लिए, तो आपको रिवर्सल तो करना पड़ेगा। रिवर्सल बोलो तो ज्यादा अच्छा है कि ऐड इन आउटपुट लायबिलिटी, जितना अमाउंट बनता है उतना रिवर्स ना करके आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करना। तो कैसे निकालोगे? तो रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन या एडिशन इन आउटपुट लायबिलिटी टू द एक्सटेंट मंथली प्रोपोर्शनेट यहां पे करवा दिया जाएगा। यहां भी मंथली प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं भला, कैसे निकलेगा? 36,000 कितने महीने आपने यहां पर उसे इस्तेमाल कर लिया है? तो देखें जरा सर, 1 अप्रैल से लेकर 2 साल हो गए मोटा मोटी। पार्ट ऑफ द मंथ भी मंथ होगा, यहां पर पार्ट ऑफ द मंथ है, वो भी एक पूरा महीना ही माना जाएगा, कंप्लीट मंथ माना जाएगा। तो 24 महीने हो गए सर, तो 24 महीने का निकाल दिया प्रोपोर्शनेट 14,400। भैया इतना रख लो, बाकी का रिवर्स करो। तो बाकी रिवर्सल में 21,600 रुपए का आपका अमाउंट निकल के आता है कि आपको बस इतना रखना। लेकिन एक दुविधा और आ गई। अब जरा आप चलिए मेरे साथ में हमारे सप्लाई वाले बॉक्स, बाबा की बूटी सप्लाई बॉक्स में आ जाओ। वहां कुछ है आपके लिए, क्या भला? वहां पर आपको यह बताया जाता है, भला क्या सर? देखो वहां बताते हैं कि जब आप कैपिटल गुड्स बेचोगे तो जरा लिंकेज करो इस बात की। कैपिटल गुड्स को आपने बेचा था, 70,000 रुपए का बेच दिया था। लिंकेज करो। नंबर 1 गुड्स है कि सर्विस है? सर गुड्स है। नंबर 2 सप्लाई है? सर एबीसी टेस्ट। एक्टिविटी है? यस सेल किया है। बिजनेस है? सर कैपिटल गुड्स बेचना मेरा बिजनेस नहीं था, मशीन बेचना मेरा बिजनेस नहीं था। मैं आईपैड बेच दूं, इट्स नॉट माय बिजनेस, माय बिजनेस इज प्रोवाइडिंग कमर्शियल कोचिंग एंड ट्रेनिंग सर्विसेज। लेकिन अगर मैं इसको बेच देता हूं या वो अपने कैपिटल गुड्स को बेच देता है तो इट इज बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी, फर्दरहेंस ऑफ बिजनेस। यस सर। दूसरा बी भी क्वालिफाई है। और सी का मतलब हो गया जी कंसीडरेशन। सी का मतलब कंसीडरेशन, वेरी गुड। तो एबीसी टेस्ट पास है, मतलब सप्लाई इसको यहां पे बना दिया जाएगा। उसके बाद इंट्रा या इंटर जो भी निकालेंगे टैक्सेबल पर्सन सप्लाई रहेगा और एग्जम्पशन इस पर कुछ है नहीं, तो फाइनली इसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू असेसेबल वैल्यू 18% से ये आएगा। भाई साहब ये तो डबल मारनी पड़ गई, आगे से भी मार रहे हैं और पीछे से भी मार रहे हैं। मतलब आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी भी बना रहे हैं भाई साहब यहां पर आकर, ये 12,600 की, उधर से आईटीसी में भी एसटीसी कर रहे हैं पीछे आके यहां पे। ये क्या तरीका है? अब मैं ये लायबिलिटी भी पे करूं, 12,600 भी पे करके चलूं, क्या सरकार करी ठहर जा, दोनों पे ना करवा रहे, फिर जौन सा देखो, जौन सा वाला ज्यादा हो वो पे कर दे। डबल दोनों पे करवाएंगे तो ये तो जाती हो जाएगी, है ना? कह रहे जौन सा ज्यादा वो पे कर दे। ज्यादा कौन सा है? विच एवर इज हायर, और हायर है 21,600। सर अगर मान लीजिए ये यहां पे 22,600 होता, तो अगर ये 22,600 होता तो 22,600 पे करने होते आपको, 22,600 आपको यहां पे करना होता। लेकिन एक छोटी सी बात और बता दूं फाइनली, वो बात क्या है? वो बात ये है कि रिफ्रैक्टरी, जानते हो क्या होता है? रिफ्रैक्टरी होती है भट्टियां, जो हाई टेम्परेचर फर्नेस होती हैं, जैसे लोहे को पिघलाने वाली भट्टी हो गई, ब्रिक्स, ईंटें, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्चर्स एटसेट्रा। ये ऐसी चीजें होती हैं जो वन टाइम अगर प्रोसेस में डाल दी तो कंप्लीटली यूज मानी जाती हैं, कंप्लीटली यूज मानी जाती हैं। अगर एक बार प्रोसेस में डाल दी तो कंप्लीटली मतलब 100% यूज मान ली जाती हैं। तो जब मैंने डाल दी प्रोसेस में और 100% यूज मानी गई, लेकिन मान लो फिर उसमें कुछ
मैंने जो भी थोड़ा बहुत स्क्रैप वगैरह निकला वो मैंने बेच बाच दिया। तो क्या मुझे आईटीसी रिवर्स करना है? देखिए, आईटीसी रिवर्स इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम उसको होल लाइफ इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि एक बार डाल दी तो पूरा इस्तेमाल मान ली जाती हैं। तो आईटीसी तो रिवर्सल नहीं होगा, लेकिन क्या आउटपुट टैक्स भरना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए छोटा सा मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं कि ये यहां पर एक मोल्ड्स लेकर आए थे और मोल्ड्स थे आपके 10,000 रुपए के, जीएसटी बनता था 1,800 रुपए का, 11,800 का बनता था। इन्होंने इनको यूज किया, प्रोसेस में डाला और फिर इसका कुछ स्क्रैप बचा, स्क्रैप ऑफ मोल्ड्स यहां पर बच जाता है, ठीक है। और स्क्रैप ऑफ मोल्ड्स को इन्होंने मान लीजिए 2,000 रुपए में सेल कर दिया। तो क्या यहां से कोई आईटीसी रिवर्सल होगा? नहीं सर, कोई रिवर्सल आईटीसी का नहीं होने वाला है क्योंकि इसे 100% यूज माना जाता है। तो इसलिए रिवर्सल तो यहां से कुछ भी होने वाला नहीं है साहिब। दूसरा, 2,000 रुपए में जो बेच दिया, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? लिंकेज करके देखो, गुड्स है, हां है, सप्लाई है, हां है, एबीसी टेस्ट है, जीएसटी लगेगा, यस, 2,000 इंटू 18%, 360 रुपए का जीएसटी यहां पे लगवा दिया जाएगा। तो इनके लिए सिर्फ आउटवर्ड साइड काम करके चलेगी। अगर मैं इनको नाम दे दूं ऐसे कि ये वाला है मेरा फॉर्मूला नंबर 1 और इसको नाम दूं यहां पर फॉर्मूला नंबर 2, अगर इनको ऐसे नाम दे दूं फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, तो यहां पर आपका सिर्फ ये फॉर्मूला नंबर 2 ही लगेगा, फॉर्मूला नंबर 1 नहीं लगेगा। फॉर्मूला नंबर 1 जो है वो नहीं लगाया जाएगा, आईटीसी रिवर्सल नहीं होगा, सिर्फ जो फॉर्मूला नंबर 2 है आपका वही यहां पे लगवाया जाएगा मेरे बच्चा। ओके सर जी, दैट्स ग्रेट। तो यहां पर आकर ये बात अपनी खत्म हो जाती है और आइए जरा देखते हैं इसका लीगल कंटेंट क्या बोलता है। टन टन टन। ये रहा जी 18 का 6। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, प्लांट मशीनरी एटसेट्रा, जहां पर आईटीसी आप ले चुके हैं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द सेट सप्लाई प्लांट मशीन रिड्यूस्ड बाय सच परसेंटेज पॉइंट, सच परसेंटेज पॉइंट में एट द रेट ऑफ मंथली आपको करना है वो लीजिए। और जो आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनती है डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 15, सेक्शन 15 बोलता है असेसिबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। जो भी आउटपुट टैक्स बनता है, यानी ये है आपका फॉर्मूला नंबर 1 और ये है आपका फॉर्मूला नंबर 2। इन दोनों फॉर्मूले से निकले हुए अमाउंट को जो दोनों में अधिक हो उतना आपको पे करना है। लेकिन रिफ्रैक्टरी, ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइस एटसेट्रा, इनके लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला 2 ही इस्तेमाल करना है, आपको फॉर्मूला 1 इस्तेमाल नहीं करना है। इज इट ओके? तो ऐसे करके यहां पर बात हो जाती है। एक बड़ा सा नोट यहां पे लिखना चाहता हूं मैं, नोट अंडर सेक्शन 18(6) जो प्रपोर्शन किया गया है वो आपका मंथली के साथ साथ क्वार्टरली भी किया जा सकता है। मंथली के साथ साथ वो आपका क्वार्टरली भी किया जा सकता है। रूल 44 में मंथली के लिए लिखा हुआ है और रूल नंबर 40 के अंदर क्वार्टरली लिखा हुआ है। आप जो मर्जी कह लीजिए। सीए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? ICAI कहता है जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वैसे करके आप प्रपोर्शनेट कर लेना, दोनों ही सही हैं। तो मैंने मंथली किया तो आप भी मंथली कर लेना, क्वार्टरली भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके यहां पर बात करी जाती है। लेकिन सर फिर भी याद कैसे रखें? याद ऐसे रखना मेरे हिसाब से, तो 1, 2 और 3 यहां पर जब भी कैपिटल गुड्स का प्रपोर्शन करना है तो क्वार्टरली करना। 4, 5 और 6 के अंदर जब भी आपको करना पड़े तो आप मंथली प्रपोर्शनेट कर लेना, झगड़ा ही खत्म। जब आपको आईटीसी लेना है तो क्वार्टरली, और आईटीसी अगर देना पड़ रहा है, लौटाना पड़ रहा है, तो आप मंथली प्रपोर्शनेट करके चलेंगे। तो आप एक व्यू लेके चलिएगा, दोनों पैरों पे, दोनों नाव पे पैर मत रखिएगा। तो ये था जी अपना रूल्स वगैरह बाबू पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, नो नीड, क्योंकि इनमें जितनी जरूरी बातें हैं वो सब मैंने आपको यहां पर बतला दी हैं, ठीक है जी। तो रूल्स की देखने की जरूरत नहीं है आपको कतई भी। अब मैं यहां पर इस पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जरा उन पे नजर डालते हैं। हालांकि और भी क्वेश्चन है वो मैं अलग से आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन फिलहाल कुछ टेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं, पढ़ के देखें। यस सर। हाँ जी, तो क्वेश्चन पहला क्या बोलता है इसके अंदर आकर, ये कहता है साहब जी, मिस्टर जेड बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स
कब? ऑन 1 अगस्त, ठीक है, ओके। एंड हैज ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन ऑन 15 अगस्त। लाइबल हो गए थे भाई साहब 1 अगस्त को ही, और रजिस्ट्रेशन इन्होंने ऑब्टेन कर लिया है 15 अगस्त को। कोई बात नहीं, लेकिन इफेक्टिव कब से होगा? यहां से, ठीक है। Whether Mr. Z can take the ITC of input held in stock as a part of semi-finished finished goods held in stock or capital goods as on 31 जुलाई। लाइबल टू पे टैक्स यहां हुए थे, रजिस्ट्रेशन यहां मिला है, तो क्या ये अपने इनपुट और कैपिटल गुड्स जो बचे कुचे थे उनका क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? बताओ। ले सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट है अपना, तो ये 18(1)(a) में फॉल करेगा, जहां पर सिर्फ इनपुट का तो मिल जाएगा, लेकिन बाबूजी कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, आगे आ जाओ। मिस्टर ए अप्लाई वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। ओ, कहां फॉल कर गए? 18। अब कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना क्वेश्चन करने का पोर्टल देखने के बाद। ऑन 5 जून एंड ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन ऑन 22 जून। तो वॉलेंट्री में जब वो अपना यहां पर आकर एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन मिलता है तो वहां से ये चीज अपनी इफेक्टिव हो जाती है। ए कैन टेक द क्रेडिट ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट हेल्ड सेमी फिनिश्ड फिनिश्ड गुड्स स्टॉक इनपुट वगैरह का मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल गुड्स का यहां पर भी नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है Mr. B, registered taxable person, was paying tax under composition scheme up to 30 जुलाई। 31 जुलाई से जिंदगी बदल गई, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन जिंदगी में आ गई हो। लाइबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। मिस्टर बी विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑन इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड सो। सर ये 18(1)(c) में आएगा, और 18(1)(c) के अंदर इनपुट कैपिटल गुड्स दोनों की बात होती है, तो भाई साहब आपको मिल जाएगा, इनपुट का भी मिल जाएगा और आपको कैपिटल गुड्स का मिल जाएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स का जो मिलेगा वो 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, जितना आपने यूज कर लिया उतना हटा देना, बाकी जो है वो आपको यहां पर दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सेक्शन यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। मैं फटाफट से पूरे सेक्शन का रिकैप आपको यहां पर दिए देता हूं, और उसके बाद क्लास को हम समाप्ति की तरफ लेकर चलेंगे। शानदार सेक्शन रहा। स्पेशल केसेस के अंदर आईटीसी बुक करने की बात रही। 18(1)(2)(3) एक साइड में रहे, 18(4)(5)(6) एक साइड में रहे। 18(1) के 4 पॉइंट थे, जिसमें था पहला रजिस्ट्रेशन आपने करवाना पड़ा, दूसरा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, तीसरा था इसके अंदर आपका कॉम्पोजिशन टू रेगुलर स्कीम, और चौथा था एग्जेम्प्टेड टू नॉन एग्जेम्प्टेड। तो यहां पर जो भी आपके पास बचा कुचा क्रेडिट होता है इनपुट या कैपिटल गुड्स का, तो उसे हम शिफ्ट कर देते हैं, उसका क्रेडिट आगे चलकर हम ले लेते हैं। लेकिन 18(1)(a) और 18(1)(b) में सिर्फ इनपुट की बात होगी, जबकि 18(1)(c) और डी के अंदर इनपुट एंड कैपिटल गुड्स दोनों की बात होगी। और जब कैपिटल गुड्स की बात होगी तो वहां पर उसका जो यूसेज पीरियड है उतना तक आईटीसी रिड्यूस कर देंगे बेस्ड ऑन 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। क्वार्टर काउंटिंग में ठीक से करना, ठीक है, ब्लॉक्ड जो ब्लॉक्स बना रखे हैं क्वार्टर के, तो उसके हिसाब से बात कर ली जाएगी। 18(1)(2) कहता है कि जो आपने ये 18(1) में क्रेडिट लिए हैं ना, 18(2) बोलता है कि अभी जो आप ये क्रेडिट बुक कर रहे थे 18(1) के अंदर, तो इसमें जो आपकी परचेजिंग है वो 1 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 18(3) जो बोलता था वो कहता था कि अगर आपने बिजनेस वगैरह बेच दिया है तो आपका जो पुराने वाले का आईटीसी था वो नए वाले पे शिफ्ट करना होगा। तो क्या करना है? तो इसके लिए फॉर्म नंबर आईटीसी 02 का आपने इस्तेमाल करना था, और 18(1) वाले क्रेडिट को आगे बुक करने के लिए आपको फॉर्म नंबर आईटीसी 01 का इस्तेमाल करना था। उसके बाद में फिर आता है आपका 18(4) की बात करी गई। 18(4) ने बोला कि अगर ऐसा हुआ कि लाइक उल्टा हो गया कि रंगीन से ब्लैक एंड व्हाइट में जाना पड़ा, कि पहले आप रेगुलर स्कीम से कॉम्पोजिशन में चले गए या फिर आप नॉन एग्जेम्प्टेड से एग्जेम्प्टेड में चले गए हो, तो जब आपको भविष्य में क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, तो जो भी पोर्टली बनाकर ले जा रही हो इनपुट या कैपिटल गुड्स की, तो उसके संबंध में जो भी बचा कुछ आपका है उतना तक आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, या ये कहूं कि उतना तक आपकी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आईटीसी बच जाता है तो वो आपका लैप्स वहां पर कर जाएगा, ये वहां पर बताया जाता है। ठीक है जी।
उसके बाद में फिर यहां पर जो प्रपोर्शन करते हैं वो हम मंथली प्रपोर्शन करके चलेंगे कैपिटल गुड्स के संबंध में। फिर आया 18.5 विच इज नॉट रेलिवेंट, और 18.6 आया कि अगर आप कैपिटल गुड्स खरीद के लाए हो और फिर आप उसे बेच बाच देते हो बीच में ही, तो यहां दो तरफा बात होगी, फार्मूला 1 और फार्मूला 2 काम करेंगे। फार्मूला 1 आईटीसी जो है आपका मंथली बेसिस पर जितना यूज कर लिया उतना तक हटाने के बाद जो बचेगा उसे पकड़िएगा, एंड दूसरी साइड में चूंकि वो सप्लाई भी बन जाती है वहां पर आउटपुट टैक्स निकलेगा, तो आउटपुट टैक्स फार्मूला 1 और 2 दोनों से आए हुए अमाउंट को कंपेयर कीजिए, जो भी अधिक है उतना तक आपको पे करना पड़ जाएगा। एंड उसके बाद आगे बात करता है कि भाई अगर मोल्ड्स, डाई, जिग्स एंड रिफ्रैक्टरीज वगैरह होती हैं तो इनके संबंध में वो बताते हैं कि भाई इन पर आपका फॉर्मूला नंबर सिर्फ 2 ही काम करेगा, फॉर्मूला नंबर 1 काम नहीं करेगा, क्योंकि इनको एक बार प्रोसेस में डालने के बाद 100% यूज मान लिया जाता है। तो ऐसे करके यहां पर हमारा सेक्शन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। 16 पहले कंप्लीट हो गया था, 18 अब कंप्लीट कर दिया। एक और सेक्शन आपका बचता है सेक्शन नंबर 17 और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा, लव यू, बाय 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 बोलो बाय, और बताइएगा जरूर प्रैक्टिकल पार्ट मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप, व्हाटएवर यू वांट।